देखो बेटा, जिनके मन में भी जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएंगे इन डायग्राम से। आपके सामने मैंने 4 एसी करंट बना रखे हैं, अल्टरनेटिंग करंट बना रखे हैं 4, ठीक है। इजी चैप्टर है, काफी इजी चैप्टर है, ये बात दिमाग में रखना। 4 अल्टरनेटिंग करंट बना रखे हैं, ठीक है। आप एक बात देखना, चारों अल्टरनेटिंग करंट में डिफरेंस क्या है। चारों अल्टरनेटिंग करंट में डिफरेंस क्या है। सपोज करो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, चारों अल्टरनेटिंग करंट पीरियडिकली रिवर्स कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। चारों अल्टरनेटिंग करंट अपने आप को क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। लेकिन बेटा खास बात ये बताऊंगा कि चारों अल्टरनेटिंग करंट अपने आप को रिवर्स कर रहे हैं पीरियडिकली। मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक 5 सेकंड लगा तो फिर ये भी 5 सेकंड का समय, अगर ये 2 सेकंड का समय तो फिर ये भी 2 सेकंड का ही समय, ये 3 सेकंड का समय अगर एग्जाम्पल के तौर पर तो ये भी 3 सेकंड का ही समय। चारों अपने आप को रिवर्स कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद। एक बच्चे ने डेफिनेशन बोली थी, पता नहीं किसने, यहाँ पे कुछ ने मैग्नीट्यूड वाइज वगैरह बोल दिया, गलत है वो। मैग्नीट्यूड वाइज रिवर्स करे या नहीं करे कोई जरूरी नहीं है, मैग्नीट्यूड वाइज रिवर्स नहीं करना है। यहाँ पे 5 वोल्ट है, मैग्नीट्यूड वाइज रिवर्स हो नहीं सकता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो किसी भी चीज का हमेशा पॉजिटिव ही होता है। क्या कभी पॉसिबल है कि -2 एम्पीयर करंट आ रहा है किसी में, पॉसिबल ही नहीं। मैग्नीट्यूड कभी भी रिवर्स नहीं होता है बेटा, रिवर्स होता है अल्टरनेटिंग करंट का डायरेक्शन, और वो डायरेक्शन भी रिवर्स इस तरीके से होता है कि पीरियड के बाद रिवर्स हो जाएगा। हर एक पीरियड के बाद रिवर्स हो गया, समझा आप मेरी बात। उस करंट को बोलते हैं हम कौन सा करंट, अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट। अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट, एक पीरियड के बाद रिवर्स हो गया, एक पीरियड के बाद अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, एक पीरियड के बाद बदल गया, फिर पीरियड के बाद वापस से वही हो जाएगा, फिर पीरियड के बाद ये वापस से वही हो गया, रिवर्स हो रहा है। पॉजिटिव में था जितना, उतना ही नेगेटिव में चले गया, फिर उतना ही पॉजिटिव में गया। अरे बात आ रही समझ। इस प्रकार के करंट को बोलते हैं हम एसी करंट। कौन सा करंट बोलते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि डीसी करंट क्या होता है। डीसी करंट ये होते हैं, ये डीसी करंट हो गया, फिर यहाँ पे आगे जा रहा है, कांस्टेंट हो गया, इस हिसाब से हो गया, ठीक है। इस हिसाब से ग्राफ बना लो, ये सब डीसी करंट है। देखो बेटा, करंट और टाइम के बीच में सारे ग्राफ, किस किस के बीच में, आईओटी के बीच में। सारे ग्राफ किस किस के बीच में, तो आईओटी के बीच में। इधर टाइम, इधर आई, इधर टाइम, सारे ग्राफ आईओटी के बीच में बेटा। लेकिन आप एक बात देखना, सारे ग्राफों में हो क्या रहा है, कोई भी अपने आप को रिवर्स नहीं कर रहा है। और अगर रिवर्स करता भी है तो पीरियडिकली अगर नहीं करता है, ये ऐसे रिवर्स करा फिर छोटे से बनाया, फिर ऐसे रिवर्स करा फिर छोटे से, और आपसे पूछ लिया ना बेटा एक बात बता, तो इसके लिए तो मेरी गारंटी है 90% बच्चे गलत करके आ जाएंगे। वो बोल रहे ऐसी तो है, और सामने आपको बना के वो देगा बराबर वैसा वैसे ग्राफ देगा, ऐसा कैसे ही बना के जो है ना सामने वाला, उसमें कोई कमी नहीं रखेगा, बनाने में जो है इस प्रकार से बनाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन दे दिया आपको मैंने, यहाँ पे टाइम दे दिया, यहाँ पे करंट दे दिया, और यहाँ पे 3 सेकंड दे दिया, और यहाँ पे 2 सेकंड दे दिया, और यहाँ पे 3 सेकंड दे दिया। अब बताओ करंट कौन सा, एसी डीसी दोनों। पहले एसी फिर डीसी। बहुत सारे बच्चे गलत कर जाएंगे क्वेश्चन अगर उन्होंने ढंग से नहीं पढ़ा तो। इसी तरीके ठीक है बेटा, इसके अंदर पीरियडिकली रिवर्स कर रहा है, ठीक है सर, कंसेप्ट लगाइए, पीरियडिकली रिवर्स होता है, पीरियडिकली रिवर्स हो गया कि नहीं हो गया, रिवर्स तो हुआ और पीरियडिकली हुआ नहीं हुआ, नहीं पीरियडिकली रिवर्स नहीं, और पीरियडिकली रिवर्स नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ, डीसी कर दिया। हाँ डीसी बोले, कोई दिक्कत नहीं बस। एसी तब होता है जब पीरियडिकली रिवर्स होता, डीसी की डेफिनेशन थोड़ी ना वो अपने को रिवर्स ही नहीं कर सकता। वैसे एक बात बता दूं, इस करंट को अपन डीसी भी नहीं बोल सकते, क्योंकि डीसी में पता है क्या होता है, वो अपना डायरेक्शन रिवर्स नहीं करता है, वेरी कर जाता है, लेकिन क्या रिवर्स नहीं करता है, डायरेक्शन रिवर्स नहीं करता। ये एसी डीसी दोनों ही नहीं बैठेगा। अल्टरनेटिंग है क्या, 3 2 3, पीरियडिकली रिवर्स नहीं कर रहा है, रिवर्स हो रहा है। अरे बोलिए ये कौन सा हो गया, कांस्टेंट डीसी। ये कौन सा डीसी हो गया, ये वाला वेरिएबल डीसी। कौन सा डीसी हो गया बेटा, रिवर्स नहीं कर रहा है अपने आप को बट वेरी कर सकता है। ये कौन सा डीसी हो गया बेटा, कांस्टेंट डीसी। हाँ वेरिएबल आन तो, लेकिन डीसी का कोई जरूरी नहीं है कि पीरियडिकली हो, ये 3 2 3 चल सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अगर ये ऊपर चल जाता है ना तो वैसा बन जाएगा 3 2 3 से। डीसी की डेफिनेशन इतनी सी बात याद रखना कि वो अपने आप को रिवर्स नहीं करेगा, और एसी की डेफिनेशन ये है कि वो अपने आप को रिवर्स करेगा पीरियडिकली। एक आरएमएस वैल्यू, एक तो कौन सी वैल्यू बेटा, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, और एक और कौन सी बेटा, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। आरएमएस वैल्यू को बोलते हैं क्या बेटा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्लियर है, कौन सी वैल्यू बोलते हैं बेटा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। अब सवाल यहां पे उठ जाता है कि सर ये करते क्या है, होता क्या है इनसे, एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी होता क्या है। तो आपको इस तरीके से समझाता हूं, बोर्ड पे ध्यान देंगे आप लोग, कि सपोज करो कोई सर्किट लिया, देखो एक ही तरीके से डायरेक्ट डिफरेंस से समझाता हूं। कोई सर्किट लिया, सोर्स लिया, एसी सोर्स ले लिया, की लिया, अरे लिया, बोलो, लिया, लिया, थोड़ा सा उधर।
एक और सर्किट लिया, वही रेसिस्टेंस लिया जो यहां पे ले रहे हैं, लेकिन अब सोर्स अपन ने डीसी ले लिया। अब आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी क्या बोलता है? बोल दीपक, क्या बोलता है? क्या होता है आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी? बोलो बेटा, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी क्या होता है? आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी क्या होता है? तो क्या होता क्या है? मैं तेरे को पता है, एक बात बोलूं, तुम लोगों के कंसेप्ट ही क्लियर नहीं, बस खाली फॉर्मूला याद करने पर ध्यान दिया तुम। मतलब रियल फैक्ट बता दूं मैं तुम्हारे को कि मैंने ऐसा बोला है, पीवाईक्यू करने से 130 तक आ सकते हैं, आ ही जाएंगे, ये नहीं बोला है। समझे कि नहीं? कहने का मतलब ये है कि कंसेप्ट पे तो पहले काम करो, कंसेप्ट पे काम करो पहले। क्या होता है आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू में डिफरेंस? ये है कंसेप्ट, ध्यान देना है इधर। की क्लोज करेंगे, करंट आएगा, करंट आया, करंट इसमें गया, इसमें भी करंट की क्लोज किया, करंट आया। अब एवरेज वैल्यू ये बोलता है कि कितना हम एसी करंट पास कराएं किसी सर्किट में से, जिससे कि वह उसी सर्किट में, सेम सर्किट हो गया, रेसिस्टेंस सेम है, मतलब उसी सर्किट में सेम टाइम के अंदर सेम अमाउंट में चार्ज प्रोड्यूस करवाए एक डीसी करंट। ये कौन सा करंट है? डीसी। ये कौन सा करंट है? क्या चाह रहा है सामने वाला? कितना एसी करंट पास कराए किसी सर्किट में से जिससे कि सेम टाइम में सेम अमाउंट का चार्ज प्रोड्यूस करे वो रजिस्टर में, जितना डीसी करता है। कितना एसी ले जिससे कि वो उतना ही चार्ज दे उतने ही टाइम में जितना कौन देता है। मतलब कितना ले, मतलब क्या? तो एसी को डीसी की टर्म्स में, ये 5 एम्पेयर तो ये 15 एम्पेयर, एग्जाम्पल बता रहा हूं। तो 5 और 15 का क्या रिलेशन हुआ? 3 गुना ऑफ डीसी। ये कितने गुना, कितने टाइम्स? नहीं समझ आया? कितना हम, सपोज करो एसी को ले रहे हैं अपन 10 एम्पेयर, एसी को कितना ले रहे हैं बेटा? 10 एम्पेयर। तो कितना डीसी ले जिससे कि उतना चार्ज और उतना ही टाइम आए, उतने ही टाइम में उतना चार्ज आ जाए सर्किट में? तो डेफिनेटली 10 एम्पेयर से कम आएगा, 7 एम्पेयर, वो जो भी रहता है। या अब एग्जांपल के तौर पर 5 एम्पेयर बोल दिया, तो हम बोल सकते हैं अपन एसी इज ट्वाइस ऑफ डीसी। किसमें? देखिए डीसी ज्यादा होता है एसी से। देखो अगर आप डायरेक्ट वैल्यू के बारे में बात करना चाहते हो तो आई एवरेज इज इक्वल टू होता है बेटा 2I0 डिवाइडेड बाय पाई, और ये डीसी करंट होता है इधर वाला। अब आप बताइए, ये वैल्यू 1 से छोटी है, ये वैल्यू क्या है? 1 से। अब मैं इसको इधर मल्टीप्लाई करूंगा, आप एक बात देखना, I0 की वैल्यू कितनी आ गई? पाई बाय 2 टाइम्स ऑफ आई एवरेज। सही बात है कि नहीं? और आई एवरेज क्या है बेटा? डीसी। तो मुझे बताओ ये वाली वैल्यू जो है क्या कहते हैं, बड़ी है कि नहीं? तो कौन ज्यादा है? एसी इज ग्रेटर देन डीसी। नहीं समझा आप मेरी बात? तो एसी ज्यादा होगा काय से? डीसी से। लेकिन ये इस बारे में बाद में बात करेंगे। अभी समझा आप मेरी बात? कितना हम एसी करंट ले जिससे कि सेम टाइम के अंदर सेम अमाउंट चार्ज दे, कौन? डीसी। अरे समझ आई मेरी बात? इस ये कंसेप्ट वाली बात कर रहे हैं, समझना आप। उसी को कौन, उसी को क्या बोलते हैं अपन? एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। उसी को क्या बोलते हैं अपन? एवरेज वैल्यू ऑफ एसी।
कैसे? तो देखो यहां से कंसेक्यूशन बनते, ध्यान से समझना। चार्ज सेम करना है कि नहीं करना है दोनों में? मतलब मैं बोल सकता हूं चार्ज ड्यू टू एसी इज इक्वल टू चार्ज ड्यू टू, और चार्ज का बेसिक फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ आई एसी डी टी, इधर इंटीग्रेशन ऑफ आई डीसी डी टी। बोलो बेटा। तो अगली स्टेप में क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं, आई डी सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई ए सी डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। लिख सकता हूं कि लिख सकता हूं? ये फॉर्मूला हो गया बेटा, इस पे क्वेश्चन आता है, इस पे क्वेश्चन आता है। अब क्या करेंगे हम? तो अगर आई ए सी को आई नोट साइन ओमेगा टी रख देते हैं तो साइनोसोडल साइकिल के लिए ये वाली वैल्यू आ जाती है, और साइनोसोडल साइकिल कौन से साइकिल के लिए? लेकिन जरूरी नहीं है साइकिल साइनोसोडल ही। अब 35 साल में एक प्रॉब्लम पूछी हुई है कांस्टेंट लेकर करंट, क्या ले लिया था? कांस्टेंट ले लिया था, एसी को कांस्टेंट एसी ले लिया था। तो हम ये मान के चलते हैं कि अभी भी पूछ सकता है, और क्या क्या पूछ सकता है वो करवाने पे फोकस करते हैं। इसलिए इतना डेप्थ में तुम्हारे को लॉन्ग टर्म में पढ़ाना पड़ता है। नहीं समझ आई मेरी बात? 35 साल में क्या पूछा? एक बार पूछा बस खाली। आप देखेंगे तो हम सिर्फ वही बात नहीं बताएंगे, हम उससे रिलेटेड 4 बात और, अब वो ये भी पूछ सकता है। अरे समझे कि नहीं समझे? लेकिन इतना सब पढ़ने के बाद अगर हमने वो 4 बात बता दी तो तुम्हारे को लगेगा अच्छा ये तो हो ही गया है। अरे क्लियर है? तो क्या होता है एवरेज वैल्यू? कितना एसी करंट ले जिससे कि डीसी जितना चार्ज और जितने टाइम में जितना चार्ज देता है वो सेम रहे। अरे बोलो कितना एसी ले, किसकी टर्म्स में? डीसी की टर्म्स में, जिससे कि दोनों का चार्ज और टाइम सेम रहे, सेम सर्किट के अंदर सेम अमाउंट में सेम चार्ज। अरे बोलो। आप एक बात देखिए, ये ऊपर दिख रहा है इंटीग्रेशन वगैरह कर रखा है, इसको एक शॉर्टकट भी बता दूंगा लेकिन ये कर रखा है। आप देखना ऊपर मैंने एक तरीके से आई और टी कर्व का एरिया ले रखा है। किस किस का? मतलब ऊपर आई टी का एरिया है एक तरीके से, तो एरिया लेकर भी काम हो जाएगा। और नीचे क्या है? नहीं बेटा, टोटल टाइम। नीचे क्या है? लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहां पर ये आता है बेटा, एक बहुत बढ़िया बात ये सीखने को मिलती है कि ये जो टाइम, ये जो चार्ज लेते हैं ना हम, अरे बोलो कितने टाइम के लिए लेते? जनरल टाइम नहीं, एसी की हाफ साइकिल का टाइम। कितना टाइम? दोनों के लिए चार्ज लेंगे ना हम, तो एसी हम जानते हैं 2 साइकिल देता है। कितनी देता है? तो एसी की हाफ साइकिल का टाइम लेंगे हम, जो भी होगा। सपोज करो एक एसी की कंप्लीट साइकिल का टाइम 30 सेकंड है, तो एसी की हाफ साइकिल का टाइम 15 सेकंड हो गया, क्योंकि कैसा रिवर्स करता है? पीरियोडिकली। तो डेफिनेटली 30 सेकंड 15-15 में डिवाइड हुआ है। 30 सेकंड कैसे डिवाइड नहीं हो सकता है? 20-10 में, क्योंकि वो क्या नहीं है? एसी नहीं है, पीरियोडिक नहीं हो रहा है। अरे बोलो रिवर्स तो हो रहा है लेकिन क्या नहीं हो रहा है? पीरियोडिक। तो क्या बोल रहा हूं मैं आप लोगों से, कितने टाइम के लिए हम चार्ज लेंगे सर्किट? देखो बेटा यहां से ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं आपको। आरएमएस वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है, यहां से डेफिनेटली नीट प्रॉब्लम बना सकती है आप लोगों के लिए। आप बताइए यहां पर इतनी सी बात पूछ ली कि एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू के अंदर क्या सेम लेके चलता है सामने वाला? एवरेज में क्या सेम लेके चलता है, आरएमएस में क्या सेम लेके चलता है? दोनों में मतलब दोनों को डिफाइन करने के लिए क्या सेम लेके चलता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ हीट, कंजर्वेशन ऑफ और समथिंग दे दिया कुछ भी, तो यहां पे क्या लेके चलेगा? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज सेम लेके चलता है, दोनों में चार्ज सेम। लेकिन पता है इसके अंदर क्या होता है आरएमएस में? बेटा डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूं, डेरिवेशन करवाऊंगा ना तोते उड़ेंगे, चैप्टर लंबा होएगा। डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूं, बात है ना समझ में? रिपीटर के अकॉर्डिंग ही बढ़ा रहा हूं। 12th वालों के अकॉर्डिंग तो अच्छा खासा जो है पूरे लेक्चर का हो जाता है, इतना बड़ा पार्ट है वाला, अच्छा 10-12 लेक्चर में पढ़ाया जाता है ये वाला चैप्टर भी। अब ध्यान देना इधर, आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू क्या होता है? तो सेम सर्किट के अंदर कितना हम एसी करंट लें जिससे कि उसी सर्किट में डीसी सेम टाइम में सेम अमाउंट की हीट दे। क्या दे बेटा? इसमें सेम टाइम में सेम अमाउंट की। लेकिन एक बात बता दूं, हम एवरेज आरएमएस वैल्यू को डिफाइन करते हैं एसी की कंप्लीट साइकिल का टाइम लेकर।
जो टाइम लेंगे ना सर्किट में, अरे हीट का लेंगे, कितने टाइम में हीट डेवलप हुई, लाइक कुछ ना कुछ टाइम होगा हीट डेवलप होगी, तो कितना टाइम में हीट चेक करेंगे अपन, फुल साइकिल के लिए हीट चेक करेंगे अपन, ये समझे। सपोज करो इसने 5 जूल की हीट दी 10 सेकंड में, तो 10 सेकंड में ये कितनी हीट दे रहा है ये देखेंगे। अरे समझे, लेकिन 10 सेकंड में हीट भी सेम होनी चाहिए। अरे बोलो, अगर इसने 5 जूल की हीट 10 सेकंड में दी तो ये भी 5 जूल की हीट 10 सेकंड में देगा, लेकिन करंट कुछ ना कुछ अलग अलग होगा। करंट कुछ ना कुछ क्या होगा बेटा, अलग अलग। एसी ज्यादा होगा, डीसी कम होगा, कम डीसी में ही काम चल जाएगा, एसी तो हमें ज्यादा लेना पड़ता है। इतना सा बेसिक क्वेश्चन बेटा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव में से। बताइए किसको ज्यादा लेना पड़ेगा जिससे कि किसी भी सर्किट में काम कराया जा सके, एसी डीसी या एसी डीसी दोनों, तो बेटा एसी को ज्यादा लेना पड़ेगा। ऐसे बेसिक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे। किसी सर्किट में अपने को वर्क करवाना है, हीट प्रोड्यूस वगैरह करवाना है, तो किसको ज्यादा लेना पड़ेगा, एसी को ज्यादा लेना पड़ेगा, एसी ज्यादा होता है। अरे बात आई ना समझ में, कितना आता है तो मैं आपको बता देता हूं, यहां पे भी डायरेक्ट लिखता हूं मैं। आई कौन सी वैल्यू है, आरएमएस ना, आई आरएमएस इज इक्वल टू आई नोट डिवाइडेड बाय √2। देखो आई नोट ज्यादा है, आई नोट इज द पीक वैल्यू ऑफ एसी। यहाँ पे आई नोट लिखा हुआ है ना, तो बता देता हूं आई नोट क्या है बेटा, पीक वैल्यू ऑफ एसी। आई नोट का मतलब होता है आई नोट इज द पीक वैल्यू ऑफ एसी। आई नोट क्या चीज होती है बेटा, पीक वैल्यू ऑफ एसी। आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नोट डिवाइड बाय √2। आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नोट डिवाइड बाय √2। समझ गए, क्लियर हुआ। अब आप मुझे एक बात बताना, दोनों में क्या ले करते हैं अपन, इन दोनों में क्या करते हैं अपन, इसमें क्या करते हैं इन दोनों में हम, इस केस में हीट सेम करते हैं, हीट ऑफ एसी इज इक्वल टू हीट ऑफ डीसी। बोलो, होता ही नहीं होता है, हीट ऑफ एसी इज इक्वल टू हीट ऑफ। अब आप एक बात देखना, इंटीग्रेशन ऑफ आई ए सी आर डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी सी आर डी टी। इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, बोलो आर से आर क्या हो गया, कैंसिल। इधर करेंगे सॉल्व तो क्या होगा, आई डी सी का स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इंटीग्रेशन ऑफ ए सी का स्क्वायर डी टी। बोलो, और अगली स्टेप में हम इसको डी टी को इंटीग्रेशन को नीचे भेज देंगे, नीचे भेज दिया, और स्क्वायर का इधर रूट ले लेंगे, क्या हो जाएगा, आई डी सी इज इक्वल टू रूट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ आई ए सी का स्क्वायर डी टी डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। पे भी क्वेश्चन आता है। ये समझ में आया सभी को, क्लियर हुआ, इस पे भी क्वेश्चन आता है। आप एक बात देखना, आपने क्या निकाला बेटा, ये डीसी है बेटा, डीसी ठीक है, डीसी निकाला ना। अरे बोलो, अब इस डीसी को पता है क्या बोलती है, आरएमएस वैल्यू। इस डीसी को क्या बोल दिया, आप एक बात देखना, पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम फाइनली तो पूरा चैप्टर डीसी डीसी की टर्म्स में चलाएंगे बेटा, वो शानदार बात बोलने जा रहा हूँ। पूरा चैप्टर चलाएंगे तो काय में चलाएंगे अपन, डीसी डीसी की टर्म्स में चलाएंगे। डीसी डीसी नहीं, आरएमएस आरएमएस, आरएमएस के टर्म्स में, आरएमएस मतलब डीसी की टर्म्स। तो डीसी की टर्म्स में क्यों, एसी में क्या दिक्कत थी, पीरियोडिकली रिवर्स कर रहा था ना, समझना मुश्किल हो गया था। बात आ रही है समझ में। हम तो क्या लगाना चाहते हैं, देखिए बेटा एक बात बता दूं तुम्हारे को, तुमने पूरी अभी तक की जो फिजिक्स पढ़ी है ना, एक ही बात पढ़ी है और उसके आगे पीछे पढ़ी है, V इक्वल टू आई आर। हम क्या लगाना चाहते हैं यहाँ पर भी, क्या लगाना चाहते हैं इस चैप्टर में भी, V इक्वल टू आई आर। क्या लगाना चाहते हैं, आर की जगह यहाँ जेड होगा, जो V होगा वो वी आर एम एस होगा, आई होगा वो आई आर एम एस होगा। V को अपन यहाँ पर जो है ये नहीं लेंगे, ये फिर पीक वैल्यू में बात करेंगे। अरे समझ आई मेरी बात। तो हम किस में बात करना चाहते हैं, आरएमएस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में किसके बारे में बात चलेगी, आरएमएस। तो सवाल ये उठता है कि सर इसने क्या गुना किया था, एवरेज वैल्यू ने,
ये डीसी लिखा है बेटा, लेकिन ये कौन सी है? एवरेज है। ये डीसी लिखा है लेकिन ये कौन सी है? ठीक है। इसने क्या गुना किया था एवरेज वैल्यू ने? ये हाफ साइकिल के लिए कितना कितना आया बेटा? हाफ साइकिल के लिए, हाफ साइकिल के लिए कितना आया ये? 2I0/पाई, ठीक है ना। ये पॉजिटिव साइकिल के लिए। नेगेटिव साइकिल के लिए यही आई एवरेज के बारे में बात करूं तो -2I0/पाई। और कंप्लीट साइकिल के लिए यही क्या आ जाएगी वैल्यू बेटा? आई एवरेज की वैल्यू कंप्लीट साइकिल के लिए, फॉर कंप्लीट साइकिल क्या हो जाएगा बेटा? ये 0। और कंप्लीट साइकिल, सॉरी, आई एवरेज इज इक्वल टू 0। तो दिक्कत यहां हो गई कि यहां पर अपन बात ही नहीं कर, यहां पे तो अपन बात ही नहीं कर पा रहे हैं कंप्लीट साइकिल के लिए। यहां पर तो डायरेक्ट बात किसके लिए हो गई बेटा? कंप्लीट साइकिल के लिए बात हो गई। ये इंटीग्रेशन कहां से? 0 से लेकर टी तक होता है बेटा, 0 से टी तक, 0 से टी तक, ये सब लिमिट्स है। यहाँ पे 0 से लेकर t/2 तक, 0 से लेकर t/2 तक। समझ आया? समझे? तो क्या कहना चाह रहा हूं, पूरे चैप्टर को काय में चलाएंगे अपन? बोलिए मेरे साथ, रिपीट कीजिए। पूरे चैप्टर को काय में चलाएंगे अपन? आरएमएस वैल्यू। क्योंकि एसी को हम क्या किसके टर्म्स में निकालना चाहते हैं? डीसी के। पहले किसके फॉर्म में निकाला अपन ने? एवरेज वैल्यू निकाली। फिर क्या निकाला अपन ने? आरएमएस वैल्यू। क्या निकाली बेटा? एवरेज वैल्यू क्या होती है? एवरेज वैल्यू क्या होती है बेटा? एवरेज वैल्यू क्या होती है बेटा? हाफ साइकिल के लिए होती है 2I0/पाई। नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए होती है -2I0/पाई। बोलिए बेटा, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए कितनी होती है? -2I0/पाई। कंप्लीट साइकिल के लिए कितनी होती है बेटा? ये 0 हो जाती है कंप्लीट साइकिल के लिए। आई एवरेज की वैल्यू कंप्लीट साइकिल के लिए कितनी हो जाती है बेटा? 0 हो जाती है। होती नहीं होती है? ये क्या लिखा है यार? आई, अच्छा साइन, समझे? ये कहां से डिफाइन होती है? तो इस प्रकार से हम दोनों में क्या बराबर कर देते हैं? दो सर्किट लेते हैं, एक में एसी लेते हैं, एक में डीसी लेते हैं, और दोनों में चार्ज बराबर कर देते हैं एसी की हाफ साइकिल टाइम के लिए। दोनों में क्या बराबर कर देते हैं बेटा? चार्ज एसी की हाफ साइकिल टाइम के लिए। फिर हमारे पास जो आई एवरेज निकलता है, जिसको हम डीसी भी बोलते हैं, वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ एसी डीटी। होती है तुम्हारे को? नहीं होती। इंटीग्रेशन ऑफ डीटी डिवाइड, इंटीग्रेशन ऑफ एसी डीटी, इंटीग्रेशन ऑफ डीटी डिवाइड में 0 से t/2, 0 से t/2। आरएमएस वैल्यू क्या होती है? तो आरएमएस वैल्यू डायरेक्ट बात करें तो I0/√2। इसको सॉल्व करोगे ना बेटा तो ये लगभग आता है 0.636 के समथिंग, ठीक है, 0 पॉइंट। और इसको सॉल्व करोगे ना तो कितना आता है? 0.37 आता है ना, 37 आता है, 0.73 के समथिंग सर, ये वाली वैल्यू पीक वैल्यू ऑफ एसी डिवाइडेड बाय √2। बोलिए, आरएमएस वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा होती है। क्वेश्चन पूछ लिया, बताओ कौन ज्यादा होता है? एसी की आरएमएस वैल्यू, डीसी, या फिर एवरेज वैल्यू? बेसिक सी बात पूछ ली, नहीं समझे? तो बेटा ये सब बेसिक बातें तब सीख पाओगे जब तुम डिटेल में किसी टॉपिक को सीखोगे बहुत अच्छे से, तब तो कमांड अलग आएगा। नहीं समझे? देखो यार एक चीज समझना, आदमी पाप ही नहीं करेगा तो गंगा जाने की जरूरत नहीं। लेकिन मेरी स्टोरी ये है कि पाप करेगा तो सही, होंगे भी आप। तो भगवान ने सॉल्यूशन निकाला, कोई बात नहीं, गंगा जी बनेंगे तेरे लिए, ज्यादा पश्चाताप नहीं करना, टेंशन नहीं लेना, गंगा में डुबकी लगा, वापस से करने चले जा पाप। पाप तो होंगे। कहने का मतलब तुम लोगों से क्या है, ठीक है समय खराब हुआ है अगर किसी बच्चे से, अब क्या कर सकते हैं, बात उसकी हो, रिग्रेट खत्म। उसके लिए मैंने वो वाला पूरा शूट बनाया। अरे समझे? पता है एक बात बताऊं मैं तुम्हारे को, हमेशा बोलता हूं मैं, कमबैक करना बहुत जरूरी होता है। और तुम लोग गिव अप करना जरूरी समझते हो। नहीं समझे आप मेरी बात? मतलब एक बात बताऊंगा मैं, एक ही दिन में कोई कोई लोग तो कितनी बार
ही गिव अप करने की सोचते होंगे? कितने ही लोग? अच्छा ईमानदारी से बताओ, कितने लोग हैं जिनका महीने में एक बार तो थॉट आ ही जाता है गिव अप करने का? हाथ ऊंचा करना ईमानदारी से। कितने लोग ऐसे हैं जिनका महीने में एक बार थॉट आ ही जाता है गिव अप करने का? ईमानदारी बताना है। ए औकात औकात जैसे शब्द ना यूज किया करो यार, किसी का औकात नहीं। क्या होता है? हाँ, आ जाता है ना तो। सुनना, एक बात बताऊंगा मैं, जिसके दिमाग में ये थॉट नहीं आता है वो भी बहुत समझदार नहीं है, और जिसके दिमाग में थॉट आता है वो भी बेवकूफ नहीं। किसी लक्ष्य के लिए आगे बढ़ रहे हो ना, तो डेफिनेटली डरना भी जरूरी है। नहीं समझे? डेफिनेटली डरना भी जरूरी है किसी लक्ष्य के लिए, अगर आप क्या बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। लेकिन बात इतनी सी है कि 99 बार कमबैक करना जरूरी है, एक बार गिव अप करना जरूरी है। वहां जहां उदाहरण तौर पर, यार सुबह मुझे 6 बजे उठना है और आज काम 11:30 हो गई और कंप्लीट नहीं हुआ है, तो गिव अप कर कर सोना जरूरी है बेटा। कहने का मतलब ये है। नहीं हम तो बस 2 बजे तक दिया, सुबह 6 बजे की क्लास छोड़ी, कुछ भी करा, रूटीन छोड़ा, रूटीन बिगाड़ा, 8 बजे उठे। दिक्कत ये होती है। समझे मेरी बात आप? किसी जगह क्या करना भी जरूरी है, गिव अप करना भी जरूरी, किसी जगह बस। लेकिन एट द एंड हर जगह कम बैक करना जरूरी। ये तो हमें ही डिसाइड करना, यही भाग्य होता है बेटा, यही हमें डिसाइड करना होता है। 3 दिन से किसी बच्चे की तबीयत खराब है यार, अरे यार 3 दिन खराब हो गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, बहुत हो गया। वो सोच रहा होगा, वो गिव अप पूरी तरीके से नहीं करेगा, 2 घंटे के लिए गिव अप कर दिया, 1 घंटे के लिए गिव। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जितनी देर पढ़ो ऐसे पढ़ो कि यार आनंद आ जाए, कि मजा आ गया पढ़े पर। जितनी देर पढ़ो ऐसे पढ़ो कि मजा आ जाए तैयारी करने में, कि हम पढ़े हैं, आनंद आ रहा है, तो हम पढ़ रहे हैं। और वो आनंद तब ला पाओगे जब तुम कमबैक करके पढ़ोगे। और सिर्फ एक डिसिप्लिन में रह के पढ़ने के लिए पढ़ रहे हो, तो वो गिव अप करके पढ़ रहे हो, बस ठीक है। उत्साह के साथ तैयारी करो। तैयारी जो करनी है ना आपको, वो किस तरीके से करनी है? उत्साह के साथ, एक उमंग के साथ, एक जुनून के साथ, एक जोश के साथ। लेकिन उस जोश को एक जगह ठंडा भी करना है कि नहीं यार, बस बहुत है। बहुत पढ़ाई करी, बहुत पढ़ाई करी, पूरे दिन शानदार पढ़ाई हुई, शाम को 8 बजे खाना खाने गए, अभी 2 घंटे की और पढ़ाई थी, और वहां पे जो है क्या कहते हैं, 2 पूड़ी की जगह 6 पूड़ी निपटा दी। इतना जोश आ गया। दिक्कत रूटीन नहीं बिगाड़ना। नहीं समझे आप मेरी बात? क्या नहीं बिगाड़ना? रूटीन नहीं बिगाड़ना। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो क्या करना जरूरी है? कम बैक करना। चलो भैया, ये आया समझ में? तो एवरेज वैल्यू क्या हो गई बेटा? एवरेज वैल्यू में क्या सेम होता है? क्यू एसी इज इक्वल टू क्यू डीसी। और आरएमएस वैल्यू में क्या होता है? हीट ऑफ एसी इज इक्वल टू हीट ऑफ डीसी। एवरेज वैल्यू इज डिफाइंड फॉर हाफ साइकिल एंड आरएमएस वैल्यू इज डिफाइंड फॉर कंप्लीट साइकिल। बोलो बेटा, एवरेज वैल्यू कम आती है, आरएमएस वैल्यू ज्यादा आती है। दिस इज 2 आई नोट बाय पाई डिफाइंड फॉर हाफ साइकिल एंड फॉर कंप्लीट साइकिल 0, एंड दिस इज इक्वल टू आई नोट बाय √2। यहां पे फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ एसी डी डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt, 0 से t तक का इंटीग्रेशन। यहां पर अंडर रूट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एसी dt का स्क्वायर डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। इसको सॉल्व करना सिखा दूंगा, किस तरीके से स्क्वायर रूट मिल लेकर करते हैं, ठीक है? प्रॉब्लम उसमें कैसे क्या करें, ठीक है सर। लेकिन फिर अगर हम इसी एसी करंट को किसी इंडक्टर के साथ लगा देंगे तो क्या होगा? क्या बोल रहा हूं बेटा मैं? इसी एसी करंट को हम किसके साथ लगा देंगे बेटा? किसी इंडक्टर के साथ। मतलब ऐसा सर्किट जो प्योर इंडक्टिव है। कैसा है बेटा? प्योर इंडक्टिव सर्किट है। ऐसा सर्किट जो प्योर इंडक्टिव है।
इंडक्टर के साथ हमने एसी सोर्स को लगा दिया, क्या होगा, स्थिति क्या होगी? स्थिति ये होगी कि जैसे की को क्लोज करेंगे, वोल्टेज आया है तो डेफिनेटली करंट आएगा, करंट आया है तो करंट इधर जाएगा, करंट इधर जाएगा तो करंट, देखो एसी का क्या होता है, वेरी करता है, और करंट वेरी करेगा प्लस माइनस में तो फ्लक्स चेंज होगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा, इंड्यूस करंट आएगा। वो इंड्यूस ईएमएफ क्या करेगा बेटा, वो इंड्यूस ईएमएफ इस तरीके से बैटरी बनाता है, बताया हो, बनाता है नहीं बनाता है? तो क्या करें हम, यहां पर पोटेंशियल कितना होगा सर, आप तो ये बात बताओ। तो सर्किट में एक जगह पोटेंशियल है और दूसरी जगह निकालना है, और सर्किट है तो मतलब ऑलवेज प्रिफेयर केवीएल। क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाई केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लो। साबित ये करना चाह रहा हूं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के भी सारे कंसेप्ट यहां पर वैलिड है। यहां पर पोटेंशियल सपोज करो V है, और यहां पर पोटेंशियल प्लस से माइनस में जा रहा हूं ना बेटा मैं, ऐसा टर्मिनल बनता है, तो यानी कि माइनस V इज इक्वल टू 0, V इज इक्वल टू E। ये क्या हो गया यहां पर, इसका ईएमएफ, अरे हो गया, ठीक है, यही ईएमएफ इसमें आ गया, मतलब कितना आ गया बेटा, V नॉट साइन ओमेगा टी, ईएमएफ तो उतना आ गया, ठीक है। अब करंट कितना होगा, ये ईएमएफ तो किसका, इसका था बेटा, लेकिन इसमें इतना ही आया। अब करंट कितना होगा, तो दोनों जगह मैंने रेसिस्टेंस एक्सेल से डिवाइड कर दिया, ऐसे डिवाइड कर दिया, क्योंकि इंडक्टर का, किसका, इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस, क्या बोल रहा हूं बेटा, इंडक्टर का कितना होता है, V नॉट बाय एक्सएल इज इक्वल टू आई, कितना होता है, इज इक्वल टू आई, और यहां पे आई नोट करते हैं, क्या करा यार, इसे उल्टा कर दिया, एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है, V नोट बाय आई नोट, और इस एक्सएल की वैल्यू जो होती है ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, और ये होती है ओमेगा इंटू एल के बराबर, कितनी होती है बेटा ये, ओमेगा इंटू एल के बराबर। ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड एल इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस। इज दैट क्लियर? इसको हम फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में बात करें तो 2 पाई एफ इंटू एल के बराबर, ठीक है, डिवाइड कर दिया। यहाँ पर क्या आ गया, तो एक जनरल आई, यहाँ पर क्या आ गया, तो आई नोट, यहाँ पर क्या आ गया, तो साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी इज द वैल्यू ऑफ एसी करंट इन इंडक्टर और इन सर्किट। इन सर्किट बोलूं इंडक्टर बोलूं बेटा एक ही बात है, क्योंकि सब कुछ सीरीज में तो है काम अपने आप। लेकिन मुद्दे की बात ये और समझ अपने को यह आ रहा है कि इंडक्टर का यहाँ पे फेज एंगल ओमेगा टी था, इसका भी फेज एंगल ओमेगा टी है। तो इन्फॉर्मेशन जो काम की सामने आती है ना अपने निकल कर, वो ये होती है, वो ये होती है कि सपोज करो मैं अगर इसका फेजर डायग्राम बनाता हूं, क्या बनाता हूं, इधर वोल्टेज, इधर वी नोट, हाँ हाँ, सॉरी 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 सॉरी, इंडक्टर लिया ना अपन ने, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, मेरे को पहले मेरे को लगा कि प्योर कैपेसिटी। इंडक्टर में क्या बेटा, करंट लैग करता है, ऐसा मत बोलना, ऐसा नहीं, सीसीएल, सीसीएल नहीं आईपीएल होगा ना। इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है, आईपीएल। क्या बोल रहा हूं बेटा मैं, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है। कितना पोटेंशियल होता है वो, इतना, देखो ज्यादा है ना इससे पाई बाई टू, कितना ज्यादा है बेटा, बेटा ये इससे पाई बाई टू ज्यादा है ना, ये वाला, ये पाई बाई टू पीछे, ये पाई बाई टू आगे, एक ही बात है, सही बात है कि नहीं, पाई बाई टू पीछे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बेटा कि यहाँ पर पोटेंशियल पहले आ जाएगा, करंट बाद में आएगा। हाँ, इस पे भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ,
हाँ, जब ये डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा हुआ है, जब करंट जीरो से चालू होता है तो पोटेंशियल मैक्सिमम होता है। बिल्कुल, जब करंट की वैल्यू क्या होती है जीरो, तब पोटेंशियल क्या होता है यहाँ पर मैक्सिमम। जैसे एसएचएम में हम पढ़ते हैं कि जिस पॉइंट पर एक्सेलरेशन क्या होता है जीरो, उस पॉइंट पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और जिस पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है उस पर एक्सेलरेशन जीरो होता है। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? सेम चीज है बेटा यहाँ पे। अब अगर अपन ग्राफ अगर इसका बनाते हैं, क्या बनाते हैं ग्राफ करंट और उसके बीच में वोल्टेज के बीच में, तो अगर आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, अगर इस ग्राफ बोल रहा हूँ मतलब फेजर डायग्राम है, ठीक है, अगर इधर आया ओमेगा टी एंगल बना रखा है बेटा, कितना एंगल बना रखा है आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, तो पोटेंशियल तो किधर जा रहा है बेटा पाई बाय टू आगे जा रहा है ना, तो पोटेंशियल आगे जाएगा कितना v इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है, प्लस फाइव बाई टू कर दो, या फिर इसको माइनस फाइव बाई टू, एक ही बात है यार, मत इसको माइनस फाइव बाई टू मत करो, क्योंकि अपन ने तो इसका ओमेगा टी एंगल लिया है ना, इसको प्लस फाइव बाई टू करो, प्लस फाइव बाई टू में किधर हो जाएगा आई से इधर ही होएगा। इधर देखो बेटा, यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात सिखाता हूँ फेजर डायग्राम की, आपको बेसिक मैथ्स में ये बात बताई गई है, कभी भी एक्स एक्सिस से अपन एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो पॉजिटिव एंगल बनता है, और क्लॉकवाइज घूमते हैं तो नेगेटिव एंगल बनता है। एक्स एक्सिस से हम कैसे घूम रहे हैं बेटा एंटी क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव एंगल बन रहा है, तो इधर ओमेगा टी बना, और फिर इसके बाद कितना बना बेटा पाई बाई टू, तो कुल मिला के नेट कितना बन गया ओमेगा टू प्लस पाई बाई टू फेज एंगल। ये जरूरी है बेटा, इस पे क्वेश्चन आते हैं, बहुत डेप्थ में नहीं आता, बहुत ज्यादा जो है ना क्या कहते हैं डेप्थ में नहीं आता, जितना मैं पहले पढ़ाता था इतना डेप्थ वगैरह में कुछ नहीं आता है इसमें, लेकिन आप लोगों को फील वो तभी कर पाओगे, आप एक बात बता दूं इजी भी, जब आप थोड़ा सा अच्छा इस पे पढ़ोगे, नॉलेज अच्छी रखोगे, तभी फील होगा। पोटेंशियल पाई बाई टू आगे, करंट पाई बाई टू पीछे, ऐसे बोल पा करंट, अरे यार एक ही तो बात है, करंट वो पोटेंशियल से पाई बाई टू पीछे, कैसा आदमी है यार। मैं ऐसा बोलूं कि मैं तुमसे इस वक्त आगे हूं, या फिर ये बोलूं मैं कि तुम मुझसे जो है क्या कहते हैं इतने पीछे हो, तो एक ही बात है। नहीं समझे, करे पोटेंशियल करंट से पाई बाई टू आगे है, ये बोलूं, अरे समझे नहीं समझे, या फिर करंट पोटेंशियल से पाई बाई टू पीछे है, एक ही तो बात। तो यही तो बात है, यही तो सिखाना है, बात रिलेटिव की तो होती है, आगे पीछे की। नहीं समझे आप मेरी बात, बात काय की होती है, रिलेटिव की तो आगे पीछे की। सपोज करो मेरी बात समझना, कोई नीट के अंदर टॉपर ही 650 लाता, तो तुम सब 400 450 में खुश थे। बात काय की है रिलेटिव की, ग्राफ ही चेंज हुआ 720 पे गया, तुम लोग भी जो है क्या कहते हैं पूरा का पूरा बेटा नहीं शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ। अरे समझे आप मेरी बात, ऑनलाइन स्टडीज ने बहुत ग्राफ चेंज किया है ये वाला, तो ऑनलाइन स्टडीज ने जो है ना इस ग्राफ को बहुत तेजी से चेंज किया। गांव गांव का बच्चा जो है ना, गरीब बच्चा, मध्यम वर्गीय का बच्चा, सब तैयारी करने लगा है। देखो यार क्या होता है ना कि गरीब बच्चे को और मध्यम, जो गरीब बच्चा है जो कोटा नहीं आ सकता है, या आर्थिक स्थिति के कारण या पारिवारिक स्थिति के कारण, वो तो वहां से भी रिजल्ट दे देता है, ये सच है। एग्जाम 20 लाख बच्चा दे रहा है, तैयारी अगर 10 लाख या 8 लाख 10 लाख भी अच्छे से कर रहा है ना, तो जरूरी नहीं है कि सभी के सभी कोटा आए हुए और कोटा से रिजल्ट जाता है। बस ये है कि डिटर्मिनेशन सब में अपना अपना होता है। अच्छा तुम लोग बताए परेशान क्यों रहते हो, कोटा के बच्चे ऐसे, कोटा के बच्चे यहाँ पे बच्चा परेशान क्यों रहता है, सीधी सी बात, वो इतना पैसा लगाने के बाद वो सोचता है अरे यार अपने को कुछ आउटपुट, और वहां पे जो है बच्चा कोई दिक्कत नहीं, इतने का तो ऐप है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो अपनी खुशी से उसकी कीमत नहीं चुकाता है तैयारी की, खुश रहता है, खुश रहकर तैयारी करता है वो बच्चा। अरे बात आ रही है समझ में आपको मेरी, खुश रहना जरूरी है।
क्लियर हो गया है? v इक्वल टू कितना, वी नोट साइन ओमेगा टी, तो आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई। ये किस में होता है बेटा? प्योर इंडक्टर में। एक और सर्किट होता है देखो, प्योर रसिस्टर। कौन सा होता है? रसिस्टर के अंदर क्या बोलूंगा? प्योर रसिस्टर में डायरेक्ट आर लगा दिया, बोलो। यहाँ पे सोर्स लगा दिया, बोलो। अब सपोज करो यहाँ v इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पे भी वही आ जाएगा, बोलो बेटा। और दोनों को अगर मैं r से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे i आ जाएगा, और i की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? आई नोट साइन ओमेगा टी। बस इसके अंदर डायरेक्ट अपने को ये बात सीखने को मिल रही है इस वाले में, प्योर रसिस्टर वाले केस में, कि यहाँ पर वी नोट के लिए जो फेज आ रहा है वही आई नोट के लिए, आई के लिए फेज आ रहा है, दोनों सेम फेज में। रसिस्टर में करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होते हैं। जिस इंस्टेंट पे वोल्टेज ड्रॉप होता है उसी इंस्टेंट में करंट आता है। क्या बोल रहा हूँ बेटा मैं? जिस इंस्टेंट में वोल्टेज ड्रॉप होता है उसी इंस्टेंट पे क्या आता है? करंट। करंट और वोल्टेज के आने में ज्यादा समय का अंतर नहीं होता है इसमें, इस केस में। दोनों के अगर अपन फेजर डायग्राम के बारे में बात करें तो सपोज करो अगर यहाँ पे वी ओमेगा टी एंगल बनाकर अगर v इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी होता है तो i इज इक्वल टू क्या चीज हो जाएगी बेटा? आई नोट साइन ओमेगा टी। दोनों के लिए फेज एंगल भी क्या होगा बच्चा? फेज एंगल सेम होगा, फेज एंगल में कोई अंतर परिवर्तन नहीं होगा, ओमेगा टी होगा टी टाइम में। मतलब यहाँ पे हम बड़ी बड़ी लाइनों में लिख देते हैं क्या? रसिस्टर में, किसमें बेटा? रसिस्टर में पोटेंशियल और करंट सेम फेज में होते हैं। रसिस्टर में पोटेंशियल और करंट सेम फेज में होते हैं। इज दैट क्लियर? बस इसमें इतनी बात दिमाग में रखनी। एक और सर्किट होता है कैपेसिटिव। कैपेसिटर लगा दिया है, पोटेंशियल लगा दिया है, इस प्रकार से। ये एसी सोर्स का सिंबल है भैया, याद रखना। हम मुख्य रूप से साइनोसोडल साइकिल ही लेके चलते हैं पूरे चैप्टर के अंदर, एसी की याद रखना। लेकिन ये साइनोसोडल ही होती है, ये कभी मत बोल देना। v इक्वल टू वी नोट साइन, क्योंकि देखो यार जो जितनी दुनिया देखता है ना, ये ज्यादा दुनिया देखता है, उसको लगता है बस दुनिया यही है। तुम्हारी एज के थे ना तो बस यही लगता था, आईआईटी 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 आईआईटी। आज पता लगता है कहाँ आ गए भैया, दुनिया कितनी बड़ी हो, तो उस समय सीख ही नहीं पाए। अपने अंदर पोटेंशियल होता है, हर फील्ड में निखार सकते थे, लेकिन किसी फील्ड के लिए भी पागल नहीं होना। उसका जो टाइम है उतना दो। मेडिकल फील्ड का टाइम का रिक्वायरमेंट एक बात बताओ, 2 से 5 साल। जेई की फील्ड का टाइम का रिक्वायरमेंट है 2 से 3 साल। लेकिन सपोज करो मेडिकल फील्ड के अंदर कोई बच्चा जो है क्या कहते हैं घर किराए पे रखकर 10 साल से तैयारी कर रहा है, 8 साल से तैयारी कर रहा है, तो मेरे हिसाब से वो इसकी बहुत बड़ी कीमत चुका रहा है। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बात की बात है, तो कीमत कितनी बड़ी चुका रहा है। समझे कि नहीं समझे आप मेरी बात? और देखो जब हम ज्यादा कीमत चुकाते हैं ना किसी चीज के लिए तो टेंशन भी होने लगती। इसीलिए कहता हूं बेटा इस साल बात मान लो, बात मान के चलो। तुम जो कीमत देना चाह रहे हो ना इस एग्जाम को, मैं उस कीमत की कदर करता हूं। सिर्फ पैसा ही कीमत नहीं होती है, सबसे बड़ी कीमत होती है वक्त की। सबसे बड़ी कीमत काय की होती है बेटा? वक्त की। कि इस एग्जाम को अपन ने अपने जीवन का इतना वक्त दिया है। डॉक्टर थोड़ी ना बन गए 3 साल में तैयारी करते समय, डॉक्टर तो बनना अभी बाकी है। समझे कि नहीं समझे? उसमें भी अभी आगे कितने समय चाहिए? 7 साल। देखो 5.5 4 तो वो हो गए, और फिर 1.5 साल का एक आध आगे एग्जाम वगैरह होगा ना, पीजी वगैरह। 6 साल मान लो एक एवरेज। 5.5 तो सेशन आगे पीछे हो जाता है, 6 साल हो गए। 6 साल अभी जीवन की ओर देने। समझे कि नहीं समझे आप मेरी बात? क्या देने बेटा? नहीं तो सही बात बता रहा हूँ, हमारे समय हम यही सोचते थे, अरे यार 4 साल तैयारी को, 6 साल इसको, जीवन के 10 साल, उम्र 16 साल, बनेंगे 26 साल। अपन तो मैक्सिमम लेके चलो। इससे तो बढ़िया आईआईटी है, 3 साल पैकेज लग जाएगा, तीसरे साल 6 साल में काम हो गया। नहीं समझे मेरी बात तुम?
लेकिन फिर कॉलेज में गए, कॉलेज में जाने के बाद समझ में आ रहा है कि यार अब इतना वो स्कोप नहीं है। और फिर उसके बाद तो अब देखो इंजीनियरिंग का बहुत कम क्रेज हो गया, बहुत सारे लोग सिम बेच रहे इसलिए। चाय वाला, अरे भाई चाय की दुकान खोलनी थी तो इंजीनियरिंग वाला बनने की क्या जरूरत थी? है, है ना, होगी कोई ना कोई तो इंजीनियरिंग वाला चाय भी। V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है, कोटा में ही है। इंजीनियर इटली वाला। अरे बोर्ड पे ध्यान दो, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी क्या है बेटा? V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे आता है बेटा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन, देखो बेटा वो बोर्ड पे ध्यान देना। अब ये V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी जो है ना, क्या कहते हैं, इधर एक्सिस से डिवाइड हो जाएगा, इधर एक्सिस से डिवाइड हो जाएगा। एक्सिस से डिवाइड होने पर यहाँ पे आई नोट आ जाएगा, वी नोट बाय एक्सी आई नोट हो जाएगा। आई नोट इज इक्वल टू, सॉरी आई हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आई नोट, या आई नोट हो जाएगा पूरा साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। फाइनल इक्वेशन ये आएगी बेटा, ये फाइनल इक्वेशन आएगी। आप बोलोगे सर यहाँ पे नहीं बेटा, यहाँ पे कुछ और करस्तानी लगती है, इसे डायरेक्ट डिवाइड नहीं होता है। समझे ना आप मेरी बात? अरे समझे, डायरेक्ट करस्तानी नहीं होती, डिवाइड बेटा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वगैरह होता है और फिर आता है पूरा एक्सप्रेशन। फाइनल एक्सप्रेशन अगर अपन देखते हैं डायरेक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें और इसमें समझ में आ रहा है कि करंट यहाँ पर पाई बाई टू लीड कर रहा है, करंट पाई बाई टू लीड कर रहा है। कैपेसिटर में करंट लीड करता है CCL, पहले चला था IPL, अब क्या चल रहा है? CCL। इज दैट क्लियर? पहले क्या चला था बच्चा, अब क्या चल रहा है? CCL। इंडक्टर में, सॉरी कैपेसिटर में करंट लीड करता है। सवाल ये उठता है सर ये एक्सी जैसा कुछ जाना पहचाना लग रहा है। पहचाना नहीं बेटा, ये इंडक्टर के रिश्तेदार है जैसा वो आता है। बस यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, वहां फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। वहां फ्रीक्वेंसी बस डायरेक्ट पूछ लिया, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर बताइए एक्सेल बढ़ेगा एक्सी बढ़ेगा, एक्सेल बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर एक्सी तो घटता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर एक्सी मतलब कैपेसिटर का भी रिएक्टेंस होता है, कैपेसिटर भी चार्ज को के फ्लो को अपोज करता है। अरे समझे? क्लियर है? अगर हम फेजर डायग्राम वगैरह के बारे में बात करें, खत्म कर दूं क्या चैप्टर? चलो ठीक है, नहीं तुम बोल दो क्या। हाँ, अभी इस बच्चे ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा, ये भी एक किताब का सवाल है कि अगर सपोज करो हम डीसी लेंगे तो क्या होगा। डीसी के अंदर बेटा फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाती है, क्या हो जाती है? जीरो। और फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाती है तो एक्सी क्या हो जाएगा? जीरो, इनफाइनाइट हो जाएगा। एक्सी क्या हो जाएगा? और एक्सी अगर इनफाइनाइट हो गया बेटा, नीचे इनफाइनाइट तो ऊपर क्या आ जाएगा? जीरो। तो बेटा डीसी के कारण कैपेसिटर में करंट ही नहीं आता है आफ्टर लॉन्ग टाइम, बताया है सीआर सर्किट। डीसी में इनफाइनाइट टाइम पे या स्टडी स्टेट में कोई करंट नहीं आता। सीआर सर्किट एलआर सर्किट से प्रॉब्लम पूछी हुई इस चैप्टर के पीवाईक्यू में करवाऊंगा, याद रखना, इससे प्रॉब्लम आई हुई 35 साल में। क्या बोला? कैपेसिटर में डीसी में करंट नहीं आता है, स्टडी स्टेट में करंट जीरो हो जाता है। करंट क्या हो जाता है? क्यों जीरो हो जाता है? वहां पे ये बात कर ली किसी ने, इसलिए जीरो हो जाता है बिकॉज उसका एक्सी इनफाइनाइट होता है। एक्सी इसलिए इनफाइनाइट होता है क्योंकि ओमेगा तो डीसी का जीरो है। अरे समझे नहीं समझे? तो यही आपसे एक सवाल पूछ लिया, बताइए किसी कैपेसिटर में एसी करंट पास कराएंगे और डीसी करंट पास कराएंगे तो कौन सा करंट पास होगा? स्टडी स्टेट में एसी पास होगा। है बेसिक बेसिक क्वेश्चन, नहीं समझे आप मेरी बात? बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। किसी कैपेसिटर के अंदर हम एसी करंट पास कराएंगे और डीसी करंट पास कराएंगे तो कौन सा करंट जीरो नहीं होगा? कौन सा करंट जीरो नहीं होगा? एसी करंट जीरो नहीं होगा। कौन सा करंट जीरो हो जाएगा? डीसी करंट। क्यों जीरो हो जाएगा? उसकी फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। क्लियर है बेटा? यहाँ ओमेगा टी एंगल बना बेटा, ध्यान दीजिएगा आप इधर, और यहाँ ओमेगा टी एंगल बना तो यहाँ क्या स्थिति आ जाएगी बेटा? V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। वो करंट लीड कर रहा है ना, तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी।
+5/2, हाँ यही बताना चाहता हूँ हमको। पहले अपन ने, हाँ पहले देखो करंट पहले लिया था और पोटेंशियल बाद में लिया, ठीक है ना। अब इस वाले के अंदर क्या करा अपन ने, पोटेंशियल पहले लिया और करंट बाद में लिया। बेटा ये बताना चाह रहा है, देखिए करंट लीड कर रहा है, इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर में पहले चार्ज आता है तभी पोटेंशियल आता है, Q/C इक्वल टू वी, या Q=CV, पहले चार्ज आता है फिर क्या आता है, पोटेंशियल। V=KQ/R, Q होगा तभी तो पोटेंशियल होगा, Q नहीं होगा तो काय का पोटेंशियल। इंडक्टर में क्या होता है, पहले पोटेंशियल आता है फिर फ्लो ऑफ चार्ज होता है, करंट आता है, लेकिन इसमें पहले और फिर चार्ज आता है और फिर चार्ज आता है और फिर पोटेंशियल आता है। क्लियर हो गया। हाँ। हम्म रिक्वायरमेंट है कल का टॉपिक सबको, तो अब्सेंट तुम होगे और रिवाइज मैं करवाऊं। चलो भैया देखेंगे अपन, एक शॉर्ट शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अपन ने अल्टरनेटिंग करंट चालू करा था, एसी करंट, ठीक है। एसी करंट के अंदर अपन ने क्या बात करी थी, तो सबसे पहले अपन ने ये बात करी कि एसी करंट वो होता है जो अपना डायरेक्शन पीरियोडिकली रिवर्स करता है। जैसे कि ये वाला करंट अपना डायरेक्शन पीरियोडिकली रिवर्स कर रहा है, एक पीरियड के बाद रिपीट हो रहा है। अगर यहाँ से 0 से लेके T/2 सेकंड है तो यहाँ T/2 से लेके T सेकंड, पॉजिटिव साइकिल 0 से लेके T/2 तक है तो T/2 से लेके T तक नेगेटिव साइकिल। इस तरीके से अपना डायरेक्शन एक पीरियड के बाद रिवर्स करता है। जो करंट अपना डायरेक्शन एक पीरियड के बाद रिवर्स करता है उस करंट को हम बोलते हैं एसी करंट। ये सभी लोगों को पता होना चाहिए। इज इट क्लियर। जो करंट अपना डायरेक्शन रिवर्स नहीं करता है, सपोज करो इस प्रकार से है, या कोई और तो कांस्टेंट है, वेरिएबल है, वो करंट कहलाता है डीसी करंट। तो दिस इज डीसी करंट डायरेक्ट करंट एंड दिस इज एसी करंट अल्टरनेटिंग करंट। अब हम क्या करते हैं बेटा कि हमारे इस चैप्टर को, एसी करंट को या एसी वोल्टेज को हम डीसी की टर्म्स में पढ़ना पसंद करते हैं, बिकॉज डीसी की टर्म्स में V=IR डायरेक्ट अप्लाई करना काफी आसान होता है। इसका रीजन ये है कि एक वैल्यू होती है। कौन सी वैल्यू होती है बेटा, एक वैल्यू, एक कांस्टेंट वैल्यू लेके आना चाहते हैं हम इस एसी करंट की। तो आप बोलेंगे सर ये कांस्टेंट वैल्यू लेके आना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, इस एसी की ये पीक वैल्यू ले लीजिए। कौन सी ले लीजिए, पीक वैल्यू ले लीजिए। ये पीक वैल्यू ऑफ एसी है बेटा, पीक वैल्यू ऑफ पॉजिटिव साइकिल ऑफ एसी, पीक वैल्यू ऑफ नेगेटिव साइकिल ऑफ एसी। तो फिर सवाल ना यहाँ पर ये उठता है कि सर हम पीक वैल्यू भी डायरेक्ट कैसे ले सकते हैं, कभी तो करंट बढ़ रहा है और कभी करंट घट रहा है। अरे बोलो, कभी तो करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और कभी करंट घट रहा है, तो पीक वैल्यू भी कैसे ले सकते हैं। तो फिर यहाँ पर एक मुद्दे मुद्दे की बात हो, तो चलो ठीक है, कभी करंट कम है कभी करंट ज्यादा, तो हम एक काम करते हैं कि एवरेज ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बेटा, एक तो एवरेज लेकर हम एक नए तरीके से इस करंट को डिफाइन करते हैं। एवरेज करंट ऑफ एसी इज इक्वल टू 2I0/पाई। एक नए तरीके से बेटा डिफाइन कर रहा हूं कल वाली ही डेफिनेशन को। आई बात समझ में। हम क्या लेते हैं बेटा, इस एसी की पीक वैल्यू का एवरेज क्या होता है बेटा, वो 2/पाई टाइम्स किसके लिए, साइन ओमेगा टी के लिए। तो आज के बाद हम दिमाग में रखेंगे साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 2/पाई। अरे बोलो, साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगी आगे, 2/पाई टाइम्स। समझे नहीं समझे, ठीक है बेटा। अब इसके बाद आप एक बात देखिएगा, ये एवरेज वैल्यू हो गई, ठीक है। एक और वैल्यू हम डिफाइन करते हैं इसके लिए, वो होती है कौन सी वैल्यू बेटा, आरएमएस वैल्यू, जो कि कितनी होती है बेटा, I0/√2। पीक वैल्यू ऑफ एसी को √2 से डिवाइड कर देंगे तो कौन सी वैल्यू आ जाएगी बेटा, आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। हम बोल सकते हैं ये कौन सा करंट है, डीसी करंट है, लेकिन ये वही काम करेगा जो कौन काम करेगा, एसी काम करेगा। बोलो, ये कौन सा करंट है बेटा, डीसी, लेकिन ये वही काम करेगा जो कौन काम करेगा, एसी। बट दिस इज डिफाइंड फॉर द कंप्लीट साइकिल टी of AC and this is defined for half cycle of AC. Is that clear? For complete cycle of AC, for complete cycle of AC, I average is equal to 0 for T cycle, complete cycle, T time period के लिए। Is that clear? ठीक है, चलो ये आ गया हमारे को समझ में। हाफ साइकिल के लिए ये डिफाइन होता है, ये फुल साइकिल के लिए डिफाइन होता है। अब इसके बाद आता है कि हम इस एसी सर्किट को लगाते काहे में है, इस एसी सोर्स को लगाते काहे में। तो इस एसी सोर्स को कभी हम प्योर रेसिस्टर के अंदर लगाएंगे, कभी काय के अंदर लगाएंगे बेटा, रेसिस्टेंस के अंदर, रेसिस्टर के अंदर लगा देंगे। तो जब हम इस रेसिस्टर के अंदर अगर एसी सोर्स को लगा देंगे तो जो वोल्टेज इस रेसिस्टर को मिलेगा वो कितना होगा, तो वोल्टेज हम लेंगे V = V0 sin ओमेगा टी। हम मुख्य रूप से ऐसे एसी
सोर्स के बारे में बात करेंगे जो कि साइनोसोडल साइकिल देगा। कौन सी साइकिल देगा बेटा? साइनोसोडल साइकिल। अब आप देखिए यहाँ पर साइनोसोडल साइकिल देने वाला एसी करंट V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है आपके सामने। कौन सा करंट है बेटा? V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब आप एक बात देखिएगा, अगर मैं इसको एक रेसिस्टेंस से डिवाइड कर दूंगा, काय से डिवाइड कर दूंगा? रेसिस्टेंस R से, तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी आ जाएगा। ये काय के अंदर आएगा बेटा? इस रसिस्टर के अंदर करंट आएगा, इस रसिस्टर के अंदर वोल्टेज आएगा। इज दैट क्लियर? बोलो बेटा। समझ में यहाँ पे ये आ रहा है कि यहाँ पर फेज एंगल ओमेगा टी है, तो यहाँ पर भी फेज एंगल कितना है बेटा? ओमेगा टी। दोनों सेम फेज के अंदर है, दोनों काय के अंदर है बेटा? दोनों काय के अंदर है बच्चा? सेम फेज के अंदर। बोलिए, फेज एंगल दोनों के लिए सेम है। ठीक है, आप लोगों को मुख्य रूप से दिमाग में रखना है कि रसिस्टर के अंदर वोल्टेज और रसिस्टर के अंदर करंट दोनों क्या होते हैं बेटा? सेम फेज में। V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू कितना बेटा? आई नॉट साइन ओमेगा टी। इज दैट क्लियर? अब दूसरी बात करेंगे हम किसके लिए बेटा? एक और इंडक्टर के लिए। तो मैंने यहाँ पर इंडक्टर लगाया, एक और यहाँ पर एसी सोर्स लगाया, की लगाया, इस तरीके से। ये इंडक्टर है L। अगर V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कोई एसी सोर्स दे रहा है तो इतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इंडक्टर को मिल जाएगा बेटा। बोलो, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी पोटेंशियल कौन दे रहा है? कोई एसी सोर्स। तो इतना ही पोटेंशियल किसको मिल जाएगा? इंडक्टर को मिल जाएगा। ठीक है, ये रिवाइज करवा रहा हूं बेटा मैं, ठीक है ना? डिटेल में लास्ट लेक्चर में काफी डिटेल में बता चुका हूं। इतना ही पोटेंशियल इंडक्टर को मिल जाएगा, लेकिन जो करंट मिलेगा उस करंट की इक्वेशन होगी I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। माइनस क्या बेटा? पाई बाई टू। इसमें यह बात समझ में आती है कि इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है, वो आईपीएल खेलता है। इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है, पोटेंशियल लीड कर रहा है कितने एंगल से? फेज एंगल, फेज एंगल पाई बाई टू से। इज दैट क्लियर? एंड आई नॉट को, या आई नॉट जो होता है ये कितना होता है बेटा? तो आई नॉट वी नॉट डिवाइडेड बाय ओम्स लॉ लगा रहा हूं बेटा, रेसिस्टेंस। और रेसिस्टेंस प्योर इंडक्टर का होता है एक्सएल के बराबर। एक्सएल की वैल्यू होती है यहाँ पर ओमेगा एल के बराबर। मतलब आप एक बात देखना, इंडक्टिव रिएक्टेंस डिपेंड कर गया ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर। बोलो, लेकिन रेसिस्टर का रेसिस्टेंस किसी पर डिपेंड नहीं करता। बोलिए बेटा, समझे नहीं समझे? क्या बोला? इंडक्टर का इंडक्टेंस डिपेंड कर गया फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब सर ये है कि अगर हम डीसी करंट लेंगे, क्या लेंगे? तो डीसी करंट के लिए तो ओमेगा जीरो होता है, होता ही नहीं होता है? डीसी करंट क्या फ्लक्चुएट करेगा क्या? नहीं। डीसी करंट के लिए ओमेगा क्या लेंगे हम? और ओमेगा जीरो लेंगे तो एक्सएल क्या लेंगे? जीरो। और एक्सएल जीरो लेंगे मतलब इसका मतलब तो आई इनफाइनाइट हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। आपको बताया मैंने, इंडक्टर को प्लेन वायर से रिप्लेस कर दो डीसी करंट के लिए। कैसे? बिकॉज इंडक्टर एक्टिव ही होता है एसी के केस में, या फिर ऐसे केस में जिस केस में हम डीसी वेरी कर रहा है। अरे बात आई ना समझ में? आप बोलोगे सर आपने तो एलआर सर्किट के अंदर वेरिएबल लिया था, एलआर सर्किट में पढ़ाया आपने। तो बेटा वो बात करी थी अपन ने 0 से लेके 1 सेकंड के बीच की, करी थी कि नहीं करी थी? कौन से टाइम की बात करी थी वो? मतलब ना के बराबर। समझे नहीं समझे? यहाँ पर क्या सीखने को मिलता है अपने को बेटा? बोलिए। यहाँ पर ये सीखने को मिलता है कि अगर V इक्वल टू वी नोट, यहाँ पे ओमेगा टी एंगल बना रहे हैं अपन, V इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी, अगर पोटेंशियल है किसका? किसका? इंडक्टर का। किसका? इंडक्टर में। तो उसमें करंट किस फेज में होगा? किधर बनेगा? प्लस ओमेगा टी। देखो इधर प्लस ओमेगा टी तक है। अब क्या माइनस पाई बाई टू कर रहे हैं? मैं आपको एक बता दूं तो फेजर डायग्राम से फेज एंगल बनाना यहाँ पे डायरेक्ट सिखा देता हूँ। माइनस पाई बाई टू है ना? माइनस पाई बाई टू है तो जहां पर है ओमेगा टी तक, वहां तक तो पहले बना दिया अपन ने। अब माइनस पाई बाई टू है तो आप क्लॉकवाइज माइनस पाई बाई टू घूम जाओ, पाई बाई टू क्लॉकवाइज घूम जाओ। माइनस पाई बाई टू है तो किधर घूम जाओगे बेटा? क्लॉकवाइज घूम जाओगे। कितना? पाई बाई टू। और प्लस पाई बाई टू होता तो एंटी क्लॉकवाइज पाई बाई टू घूम जाता। क्या बोला? क्या बोला? बोलो। माइनस पाई बाई टू है तो जहां हूं वहां से क्लॉकवाइज पाई बाई टू घूम जाऊंगा। इज दैट क्लियर? और प्लस पाई बाई टू होता तो एंटी क्लॉकवाइज पाई बाई टू। सर माइनस पाई बाई टू नहीं होता, प्लस पाई बाई टू नहीं होता, समथिंग एंगल फाई होता तो? जो भी होता, माइनस फाई होता तो, माइनस फाई होता तो क्लॉकवाइज फाई घूमता। कितना घूमता? फाई। और प्लस फाई फाई होता तो? अरे समझे नहीं समझे? ये कौन सा सर्किट हुआ बेटा? ये कौन सा सर्किट हुआ बेटा? प्योर 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 इंडक्टर। कौन सा सर्किट हुआ बेटा? प्योर इंडक्टर। अब एक और सर्किट होता है बेटा प्योर कैपेसिटर। कौन सा सर्किट होता है? प्योर कैपेसिटर। इस तरीके से प्योर कैपेसिटर होता है बेटा। ऐसी सोर्स लगा रखा है। बोलो बेटा, इसमें जो ईएमएफ आता है, अगर वो सपोज करो V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, कितना ईएमएफ है बेटा?
बोलो कितना ईएमएफ है बेटा, V इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी है। तो करंट की इक्वेशन यहां पर क्या आती है बेटा, I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। कैपेसिटर में करंट लीड करता है, बोलो कैपेसिटर में करंट लीड करता है। इंडक्टर में, इंडक्टर में बोलो बेटा, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है। बोलो अगर यहां पर जो आई नोट डिफाइन हुआ तो कैसे हुआ होगा, तो आई नोट इस तरीके से डिफाइन हुआ होगा, आई नोट इज इक्वल टू वी नोट डिवाइडेड बाय एक्स सी। ओम्स लॉ लगाया, क्या है बोलते हैं इस एक्सी को, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं बेटा अपन इसको, एक्सी को कैपेसिटिव रिएक्टेंस, हाँ या ना। एक्सी की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1/ओमेगा सी के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, 1/ओमेगा सी के बराबर। समझे। तो आपसे कोई इतनी सी बात कर ले कि कोई ऐसी सर्किट है उसके अंदर कौन सा कैपेसिटर ज्यादा ब्लॉक की तरह काम करेगा, ब्लॉक की तरह काम करेगा, जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा है या जिसका कैपेसिटेंस कम है करंट के लिए। देखिए बेटा, जिसका कैपेसिटेंस कम है उसका एक्सी ज्यादा, और जिसका एक्सी ज्यादा आई कम। बोलो क्या बोला, जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा उसका एक्सी कम, और जिसका एक्सी कम उसका आई ज्यादा। अरे बोलो, तो मतलब आई किस में ज्यादा होगा, जिसका कैपेसिटेंस कम होगा, नहीं ज्यादा होगा, ज्यादा होगा ना बेटा, ये ज्यादा कम ज्यादा, ज्यादा कम ज्यादा। अरे बोलो, तो सी ज्यादा होगा तो बढ़िया रहेगा ना। अरे बोलो, चार्ज भी ज्यादा रख पाएगा, अपने पास क्या ज्यादा रख पाएगा बेटा, चार्ज ज्यादा रख पाएगा। क्लियर है सभी, कोई दिक्कत तो नहीं इतनी बात में। चलो ठीक है, इतनी सारी बातें मैंने आप लोगों को पढ़ाई है, अब क्लियर है सभी को। ये कौन सी वैल्यू हो गई बेटा, एवरेज और आरएमएस वैल्यू। ये कौन सी वैल्यू हो गई, प्योर इंडक्टर। ये क्या हो गया, प्योर कैपेसिटर। ये क्या हो गया, प्योर रेसिस्टर। समझ गए। अब अपन बात करेंगे सीरीज एलसीआर सर्किट की, जिससे क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। कौन सा कंसेप्ट बेटा, सीरीज एलसीआर सर्किट। कौन सा सर्किट, सीरीज एलसीआर सर्किट। अन्य का आवाज आ रही है, आवाज आ रही है बेटा। बढ़िया। हाँ तो भैया, सीरीज एलसीआर सर्किट बोलते रहना आप भी माइक चालू कर कर, जिससे कि बढ़िया रहे, उनको पता लगे थोड़ा सा। सीरीज एलसीआर सर्किट खर्चा करें, पता लगना चाहिए ठीक है। एल दे रखा है, सी दे रखा है, आर दे रखा है, एसी सोर्स दे रखा है, की दे रखा है, रेसिस्टेंस दे रखा है, सी दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। देखिए बेटा, इंडक्टर कैपेसिटर और रेसिस्टर, क्या बोला, क्या बोला बेटा, इंडक्टर कैपेसिटर और रेसिस्टर। इंडक्टर कैपेसिटर और रेसिस्टर तीनों को एक के बाद एक जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया। बोलो, सामने वाले ने यहां पर पोटेंशियल की इक्वेशन V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी दी है, इसकी इक्वेशन दी है। घबराना नहीं इसको देख के, पीक वैल्यू ऑफ एसी और साइनसोइडल नेचर। बोलो, पीक वैल्यू ऑफ एसी और साइनसोइडल नेचर। समझे नहीं समझे, ओमेगा उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इज दैट क्लियर, ठीक है। ये बात आ रही है हमारे को समझ में, क्या होगा यहाँ पर, इंडक्टर दिया, कैपेसिटर दिया, रेसिस्टर दिया, ठीक है, तीनों को सीरीज में दिया, करंट निकला होगा, करंट आएगा, सभी में जाएगा। बोलो, करंट आएगा सभी में, सभी में करंट तो एक जैसा होगा। बोलो, क्योंकि कौन से कॉम्बिनेशन में, कौन से कॉम्बिनेशन में, सभी में करंट तो क्या होगा बेटा, एक जैसा होगा, क्योंकि सब कौन से कॉम्बिनेशन में आ गए, सीरीज। भैया अब हम क्या करेंगे, करंट की इक्वेशन के को भी लिखेंगे, ठीक है, लेकिन यहां पर लिखेंगे हम करंट की इक्वेशन को फेजर डायग्राम की हेल्प लेकर। कोई खतरनाक नहीं है फेजर डायग्राम, एक वाई एक्सिस बनाओ, एक एक्स एक्सिस बनाओ, बनाई,
इधर पोटेंशियल लिखा मैंने, कितना कितना पोटेंशियल लिखा बेटा, यहाँ पर पोटेंशियल V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी इज द इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल, जनरल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। इज दैट क्लियर? बोलिए, जनरल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। मेन जो सोर्स अप्लाई कर रहा है वो पोटेंशियल है। अरे बोलो, मेन जो सोर्स अप्लाई कर रहा है वो पोटेंशियल, समझे? ठीक है। अब अपने को एक बात अभी तक की प्योर एल, प्योर सी, प्योर आर की बात समझ में आती है कि करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होता है प्योर आर में। वोल्टेज लीड करता है करंट से π/2 इंडक्टर में, बोलो, और वोल्टेज लेग करता है करंट से π/2 कैपेसिटर में। होता ही नहीं होता है। हम एक काम करते हैं, इसको डिलीट करते हैं मेन वोल्टेज को थोड़ी देर के लिए, मानो। अरे डिलीट करा, और जो बात आपने अभी तक पढ़ी वो बात अप्लाई करो, जो बात अभी तक पढ़ी। अगर सपोज करो इधर वोल्टेज वीआर का होता, किसका होता? तो वोल्टेज जिधर वीआर का होता उधर करंट होता। अरे बोलो, बिकॉज रेसिस्टेंस में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते। क्या बोला बेटा मैं? रेसिस्टेंस में सेम फेज में होते हैं कि नहीं होते? ये जो भी फेज एंगल होगा, समथिंग जो भी होगा, अभी मैंने इसको कुछ भी नहीं बता रहा हूं। अरे बोलो बेटा, अगर इधर वीआर होगा तो इधर ही आई होगा कि नहीं होगा? और ये आई पता है सिर्फ इसमें होगा या तीनों में होगा? क्योंकि तीनों में, कौन से कॉम्बिनेशन में? तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में। और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है बेटा? आई सेम होता ही नहीं होता है। तो हमने यहां पर जो इस कंसेप्ट का फायदा उठा लिया कि वी और आई सेम फेज में होते हैं, रेसिस्टेंस सेम फेज में बनाए। कितना एंगल है अभी अपने को नहीं पता, बोलो। दूसरा फायदा उठाया, करंट से पोटेंशियल लीड करता है इंडक्टर में, करता है नहीं करता है? करंट से, तो मतलब कितना लीड करता है वो भी? तो मैंने यहां पर वीएल बना दिया। क्या बना दिया बेटा? π/2 लीड करता है ना, बोलो। लीड करता है तो एंटी क्लॉकवाइज, आगे रहता है तो एंटी क्लॉकवाइज, और पीछे रहता है तो क्लॉकवाइज। याद रखना बेटा फेजर बनाते समय। बोलो, क्या बोला? आगे रहता है तो, और पीछे रहता है तो। समझे नहीं समझे? कितना घुमाया आपने यहाँ पे? π/2। क्लॉकवाइज घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। चलो ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। अब मुझे एक बात बताना, आप यहां पर पोटेंशियल कैपेसिटर में लेग करता है, करंट से लेग करता है कि नहीं करता है? पीछे रहता है ना पोटेंशियल। कितना पीछे रहता है? π/2 पीछे रहता है। तो यहाँ पे वीसी बना दिया। क्या बना दिया? इधर क्या बनाया? इसी फेस में किया था आई। आई से वीएल कितना आगे, आई से वीसी कितना पीछे। अब आप एक बात देखना, मैं ऐसा बोलता हूं थोड़ी देर के लिए मान के चलो वीएल बड़ा है वीसी से, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वीएल इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड वाइज। एक बात हमेशा समझिए, वीएल और वीसी सेम फेस में, अपोजिट फेस में होते हैं हमेशा। क्या बोला? वीएल और वीसी हमेशा अपोजिट फेस में होते हैं। देखिए आप, अपोजिट फेस में, इधर वीएल तो पीछे वीसी। बोलो, अगर सामने वाला तुम्हारे को v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी इक्वेशन दे रहा है वीएल में, तो वीसी में कितनी होगी? v इक्वल टू वीएल साइन ओमेगा टी -180 होगी, नहीं होगी? कारण इसका, अपोजिट फेस में होते कि नहीं होते? हमेशा दिमाग में रखना। क्या बोला बेटा मैं? याद रखो एक अच्छी बात, कीप इन माइंड। किम क्या? वीएल और वीसी हमेशा हमेशा अपोजिट फेज में होते हैं। में होते हैं वीएल और वीसी हमेशा होते हैं। मैंने क्या करा बेटा, यहां पे ध्यान देना, इसको ऊपर भेजा, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं नेट वीएल माइनस वीसी। ये एल है बेटा और ये सी है। क्या लिख सकता हूं? अरे इसको ऊपर कर दिया, डायरेक्शन रिवर्स है ना, तो इसको ऊपर लिखूंगा तो किस फॉर्म में लिख सकता हूं? माइनस वीसी, तो वीएल माइनस वीसी। अब आप एक बात देख, इधर बेटा वीआर है, कौन है? इधर कौन है? और दोनों के बीच में एंगल कितना है? अब इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, आएगा नहीं आएगा? इन दोनों का इधर आएगा।
ये जो रिजल्टेंट आएगा ना बेटा वो V होगा और ये V वो होगा जो बैटरी ने अप्लाई किया है। तो आप बोलोगे सर बैटरी ने तो अप्लाई V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी किया, तो बिल्कुल बेटा ये वाला एंगल होगा ओमेगा टी। इसको और अच्छे से मैं थोड़ा सा नीचे बना लेता हूँ। ये एंगल कौन सा होगा बच्चा? ये एंगल कौन सा होगा बच्चा? ओमेगा टी। और अगली स्टेप में ध्यान देना, ये कौन सा होगा? V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये रिजल्टेंट होगा। क्या होगा बेटा? मुझे एक बात बताओ, सपोज करो एक बैटरी मैंने 10 वोल्ट की लगा रखी, कितने वोल्ट की, और मैंने 3 चीजें लगाई, तो ऐसा होगा बेटा 6 3 1 10। बोलो क्या होगा? अरे एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? क्या? सपोज करो ये 10 वोल्ट का है, तो मैं अगर इस पे सपोज करो 5 वोल्ट बोलता हूँ, इस पे 3 वोल्ट बोलता हूँ, तो इस पे 2 वोल्ट, तीनों को जोड़ देंगे और 10 के बराबर कर देंगे। होता है बेटा ऐसा? बेटा ऐसा होता है, लेकिन डीसी सोर्स में होता है, एसी सोर्स में ऐसा नहीं होता है। अरे बोलो, एसी सोर्स में क्या होता है? एसी सोर्स में फेजर की गंगा बहती है, वेक्टर फॉर्म में बात होती है। मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं कि यहां जो पोटेंशियल होगा, कैसे निकालोगे आप इनका? देखो ये किस में होगा बेटा, बात समझना। 10 इक्वल टू 5 प्लस 3 प्लस 2 काय में होगा, जब सोर्स कौन सा होगा? डीसी। तो एसी में क्या होगा? एसी में जो बता रहा हूं वो होगा। ये इधर क्या था बेटा? वीआर। वीआर के फेस में कौन था? आई। इधर कौन था? वीएल। पाई बाय 2 इससे पीछे कौन था? इन दोनों का रिजल्टेंट लिया, ऊपर क्या आया? और वीएल माइनस वीसी। अब दोनों को देखो, ऊपर इधर क्या बेटा? वीएल माइनस, इधर क्या बेटा? वीआर। इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा। ये तो पाइथागोरस लग गई नहीं लग गई? तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं? V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, देखो बेटा इसको इधर प्रोजेक्ट करो, VL माइनस वीसी का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। बोलो, VL माइनस वीसी का प्लस VR स्क्वायर। ऐसे लिखूंगा नहीं लिखूंगा? बोलो। अरे देखो ना यार, इसको इधर प्रोजेक्ट करा, परपेंडिकुलर। बोलो, बेस पर 90 डिग्री, हाइपोटेनियस, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कितना बेटा? VL माइनस वीसी का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू V। नहीं बेटा, यही होता है। अभी सुनना मेरी बात तुम पूरी ध्यान से, सारी बात क्लियर होगी। हाँ बेटा बोलो, बोलिए बेटा। अभी सुनना आप पूरी ध्यान से, पूरी बात पूरी कंप्लीट होने दो, बाकी सब सारी पिक्चर समझ में आ जाएगी। इधर VR था, जो समझा रहा हूं पहले के सब भूल जाओ अगर कुछ कचरा दिमाग में। इधर क्या था? इधर क्या था? आई। दोनों का आई में थे। अभी तक जो थ्योरी पढ़ाई वो लगाओ, तुम तो बस बात खत्म करो। अपनी पहले की नॉलेज कुछ है या नहीं है उसको अलग हटाओ। अभी तक जो थ्योरी पढ़ाई है, बताया था दोनों काय में होते हैं। आई से पोटेंशियल VL में आगे होता है, कितना आगे होता है? VL से पोटेंशियल VC पीछे होता है, वो आई से पोटेंशियल VC पीछे होता है, कितना पीछे होता है? इन दोनों का रिजल्टेंट इधर ले सकते हैं। ये VL माइनस VC आया, ये VR आया, ये इन दोनों का रिजल्टेंट आया। ये रिजल्टेंट कौन सा रिजल्टेंट है बेटा? ये वही रिजल्टेंट है जो वोल्टेज बैटरी प्रोवाइड करता है। कौन सा वोल्टेज है? जो वोल्टेज किसने प्रोवाइड किया? बैटरी ने प्रोवाइड किया। तो फिर यहां पर सवाल ये उठता है कि सर ये आई कितना होगा? क्या उठता है सवाल? कि आई कितना? तो आई कितना होगा सिखाता हूं, ध्यान से सुनो। मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हारे को क्या सिखाया? सुनो थोड़ी देर के लिए, एक बात और देखना पहले। ये ट्राइंगल कौन सा बना? बोलो यार, ट्राइंगल कौन सा बना? राइट एंगल ट्राइंगल का ये एंगल सपोज करो मैंने माना फाई। क्या माना? क्या माना? राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है बेटा? टेन फाई इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं बेटा? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है बेटा? VL माइनस VC डिवाइडेड बाय, बोलो होगा नहीं होगा? टेन फाई इज इक्वल टू क्या होगा? VL माइनस VC डिवाइड बाय VR। बोलो। अब मुझे एक बात बताओ, सीरीज में सभी में करंट तो क्या होता है? तो VL को लिख सकता हूं IXL। बोलो। VC को लिख सकता हूं IXC। बोलो। VR को लिख सकता हूं IR। सारे आई कैंसिल।
टेन फाई बराबर एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाय आर। टेन फाई बराबर एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाय आर। अब आप बोलोगे सर ये फाई क्या है? तो फाई यहां पर फेज एंगल है वोल्टेज और करंट के बीच में। वोल्टेज और करंट के बीच में प्योर इंडक्टर में फेज एंगल पाई बाई 2 होता है। बोलो, वोल्टेज और करंट में फेज एंगल कितना होता है? और कौन पाई बाई 2 लीड करता है प्योर इंडक्टर में? प्योर इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है, प्लस पाई बाई 2 आता है। अगर वहां प्लस पाई बाई 2 नहीं लिखेंगे, v इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी लिखेंगे, तो इंडक्टर में क्या लिखना पड़ेगा? करंट का माइनस पाई बाई 2 लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा? लेकिन प्योर इंडक्टर में फेज एंगल कितना आता है? पाई बाई 2। वोल्टेज और करंट में प्योर कैपेसिटर में फेज एंगल कितना आता है? अरे बोलो। लेकिन यहां पर तो मिक्स वेजिटेबल है, तो फेज एंगल कितना आया? पाई। उस पाई को कैसे निकालोगे? इस फॉर्मूले से। बहुत क्वेश्चन पूछे हैं इस पे भी। अरे निकाल लोगे। अब मैं थोड़ी सी और बात करता हूं, ध्यान से सुनना। यहां पर v इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी है। बोलो, अब मैं अगर सपोज करो आई की इक्वेशन लिखना चाहता हूं, किसकी बेटा? तो आई इज इक्वल टू होगा आई नोट, क्या होगा? आई नोट साइन ओमेगा टी। यहां तक साइन ओमेगा टी। अब मैं अगर क्लॉकवाइज जा रहा हूं तो प्लस फाइव करूं या माइनस फाइव करूं? मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूं तो प्लस फाइव करूं या माइनस फाइव करूं? बेटा जब क्लॉकवाइज जाते हैं तो क्या करते हैं? हैं? पक्का? माइनस फाइव। क्या कर दिया? अब सुनना, इस पिक्चर को भी समझाता हूं, तुम खुद एक्सेप्ट करोगे। प्योर इंडक्टर होता है तो कौन आगे होता है? पोटेंशियल आगे होता है, करंट पीछे होता ही नहीं होता है? करंट कितना पीछे होता है प्योर इंडक्टर में? पाई बाई 2। बोलो बेटा। अब यहां पर इंडक्टर का कैरेक्टर भी और कैपेसिटर का कैरेक्टर भी है, लेकिन ज्यादा कैरेक्टर किसका है? ज्यादा कैरेक्टर किसका है? और ज्यादा कैरेक्टर अगर इंडक्टर का है तो डेफिनेटली पोटेंशियल आगे होगा करंट से। और करंट, तो करंट कितना पीछे होगा? तो फाई एंगल पीछे होगा। समझ आया? करंट कितना पीछे होगा बेटा? अब करंट कितना पीछे होगा? अब यहां फाई एंगल पीछे होगा। इज दैट क्लियर? समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? फाई एंगल निकाल सकते हैं अपन कैसे? टेन फाई इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाय, और तीनों में करंट तो क्या है बेटा? तो क्या सर ये करंट सभी में आएगा? बिल्कुल सभी में आएगा। यही करंट काय में होगा, यही करंट काय में होगा, यही करंट काय में होगा। समझे नहीं समझे? लेकिन सपोज को देखो बेटा, इतनी डिटेल में बात नहीं होती है, लेकिन समझने के तो अगर समझोगे ना तो बहुत सारी टर्म्स और क्लियर होगी। ठीक है? अगर सपोज करो तुम्हारे को वीएल की इक्वेशन लिखनी रहती, किसकी इक्वेशन? किसकी इक्वेशन लिखनी रहती बेटा? मुझे बताओ, ये कौन सी इक्वेशन है? बैटरी की। कौन सा ईएमएफ है जो बैटरी दे रही है? वीआर की क्या इक्वेशन होगी? क्या वीआर की इक्वेशन होगी वी नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव? ये डायरेक्ट कैसे लिख दिया सर? 2500 बार बताया, करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं रसिस्टर में, तो जो फेज एंगल यहां वही फेज एंगल यहां। बोलो, करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं, तो यहां जो बनेगा वो यहां बनेगा। यहां लेकिन वी आर आएगा। क्या आएगा? वी नोट आर। क्या आएगा बेटा? क्या आएगा बेटा? फिर सवाल उठता है वी नोट आर कितना होगा? तो बेटा वी नोट आर इज द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस। क्या बोला? वी नोट आर इज द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस। तो क्या सर ये पीक वैल्यू इस पीक वैल्यू से अलग होगी? बिल्कुल अलग होगी। इसका कारण बेटा, इसका कारण ये बेटा कि यहां पर आई नोट तो मल्टीप्लाई करेंगे हम, लेकिन आई नोट को मल्टीप्लाई करेंगे आर के साथ। किसके साथ? अगर मैं वी नोट एल निकालता तो क्या करता? आई नोट एक्सएल। वी नोट सी निकालता तो क्या करता? आई नोट एक्सी। बोलो, समझ आया? तो आप एक काम करो, ये इक्वेशन काय में आई? रसिस्टर में आई। अरे बोलो, ये इक्वेशन काय में आई? और रसिस्टर के वोल्टेज से इंडक्टर का वोल्टेज कितना आगे? कितना आगे? तो कितना कर प्लस कर दूं? प्लस पाई बाई 2। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर? और छोटा कर देते हैं इसको। ठीक है, किधर लिखेंगे? इधर लिखेंगे। क्या बेटा? VL इज इक्वल टू वी नॉट एल साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। क्लॉकवाइज घूम रहा हूं? अरे बोलो,
क्लॉकवाइज घूम रहा हूं तो कितना बेटा, प्लस 5, समझे। लेकिन वी नोट एल कितना होगा, वी नोट एल का मतलब क्या, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस, और कितना होगा वो, आई नोट एक्सएल। नहीं समझे, मुझे बताओ वी नोट सी, वीसी की वैल्यू कितनी होगी, जनरल वीसी। देखो बेटा, वीआर से कितना पीछे, वीआर से कितना पीछे, तो प्लस पाई बाई टू या माइनस पाई बाई टू, तो बस इसके फेज एंगल में माइनस पाई बाई टू कर दूं। तो देखो इधर, यहां क्या लिखूंगा, वी नोट लिखूं या वी नोट सी लिखूं, सी, वी नोट सी साइन ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस, प्लस नहीं, क्या आएगा बेटा, माइनस पाई बाई टू। अरे क्लियर है। और वी नोट सी कितना होगा, आई नोट इंटू, आई नोट इंटू एक्सी, आई नोट इंटू एक्सी। अरे क्लियर है, समझ आया, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा आप लोगों को। लेकिन सर इसका क्या करें, कुछ नहीं करें, ध्यान देंगे इधर। उद्देश्य क्या है, तीनों को हटा के एक नेट रेसिस्टेंस निकालना। उस नेट रेसिस्टेंस को बोलते हैं बेटा हम इंपीडेंस, आई इंटू जेड, नेट रेसिस्टेंस। अरे कर सकता हूं ना वोल्टेज, ओम्स लॉ लगा रहा हूं, आई इंटू जेड। इसको क्या लिखूंगा, आई इंटू एक्सएल। इसको क्या लिखूंगा, आई इंटू एक्सी का होल स्क्वायर। इसको क्या लिखूंगा, आई इंटू आर का होल स्क्वायर। सारे आई कॉमन निकल के कैंसिल, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बोलो, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है। टेन फाई क्या हुआ, पाई क्या हुआ, पाई इज दी, पाई इज दी फेज एंगल बिटवीन, पाई इज दी फेज एंगल बिटवीन आई एंड वी। सही बात है ना, आई एंड, और फाई क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां पर तीनों चीजें, तीनों चीजें ना, वीएल भी है वीसी भी, सिर्फ पाई बाई टू का बता जब। हाँ तो अब पता है, एक बात बताऊं मैं तुम्हारे को, यहाँ पे ध्यान समझना। सपोज करो एक बात बता, इस प्रकार का अगर कोई सिस्टम रहता है ना कि यहाँ आपको कुछ वोल्टेज दे दिया है, ठीक है, सपोज करो 100 वोल्ट दे दिया है, कितना वोल्ट दे दिया है, 100 वोल्ट दे दिया है। तो फिर यहाँ पर कितना होगा, तो यहाँ पर इस तरीके से होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात। सपोज करो मैंने रजिस्टर पे कितना ले लिया, 30, कितना ले लिया, और यहाँ पर ले लिया कितना, 70, कितना ले लिया, तो यहाँ पर लिया मैंने 30, कितना लिया, 30, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसको जो है ना 50 ले लिया, 50। अब देखो 70 माइनस 30 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, 2500, और 2500 का रूट 50, 50, ये 50 लिया, तो ये इस तरीके से रहेगा। अरे समझे नहीं समझे, यहां पर वो वाली पिक्चर नहीं चलती है कि 50 इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस। क्लियर हुआ बेटा आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया। फेज एंगल फाई की बारे बात समझ में। देखो बेटा एक बात बता दूं, तुम्हारा क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, तो बोर्ड पे जितना लिखा है ना, इस वाले पार्ट को छोड़कर, ये वाले पार्ट को छोड़कर, ये थोड़ा सा बाहर से है वैसे भी, लेकिन इससे बन सकता है क्वेश्चन, इससे बन सकता है, इससे बन सकता है, इससे बन सकता है, ठीक है। ये फेज एंगल वाली इक्वेशन में आज तक नहीं आया, 35 सालों में बता दूं मैं तुम्हारे को, लेकिन इतने पार्ट में डेफिनेटली क्वेश्चन एक आएगा, इतना बोल दिया है। एलसीआर सर्किट से क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि सामने वाला ये तो ये एलसीआर दे देगा, ये एलसीआर में रेजोनेंस लगा देगा। क्या दे देगा बेटा, एलसीआर, ये एलसीआर में क्या लगा देगा, रेजोनेंस लगा देगा। समझे आप मेरी बात। और एलसीआर समझ में आएगा तो अभी रेजोनेंस क्लियर हो जाएगा, रेजोनेंस क्लियर हो जाएगा तो पावर, पावर एवरेज पावर क्लियर हो जाएगा। और इन तीनों टॉपिक से डेफिनेटली एक क्वेश्चन फिक्स है। तो एलसीआर में क्या होता है, तीनों सीरीज में होते हैं, करंट सेम फेज में होता है। tan phi इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइड बाय आर। बोलिए बेटा, जेड, जेड को क्या बोलते हैं बेटा अपन, जेड को क्या बोलते हैं अपन, इंपीडेंस। क्या बोलते हैं बेटा, एक नया शब्द दे रहे हैं, ठीक है बेटा। यहां पर पोटेंशियल इस तरीके से लिखते हैं। देखो बेटा ये काम की बात है, अरे है कि नहीं है, ये वाली भी काम की बात है। वीएल माइनस वीसी, वीएल और वीसी हमेशा कैसे फेज में होते हैं, अरे बोलो। अब ये फेजर वगैरह जो बनाया है ना, इतना ये तुम्हारे को समझाने के लिए बनाया है,
तुम्हारे को फील आ जाए एग्जैक्टली कि होता क्या हो क्या रहा है वहां पे। समझे आप मेरी बात? कि सपोज करो सर वी आर होगा तो जिधर वी आर होगा उधर आई होगा, बिकॉज आई एंड वी आर ऑलवेज इन दी सेम फेस। और आई से पोटेंशियल वीएल में बढ़ता है, कितना बढ़ता है? पाई/2 तो इधर बनाया पाई/2 वीएल। आई से पोटेंशियल वीसी में पीछे होता है, कितना पीछे होता है? पाई/2 तो वीसी इधर बनाया, इधर नेट रिजल्टेंट आया वीएल माइनस वीसी आया। बोलो, वीएल वीएल माइनस वीसी और वीआर का दोनों का रिजल्टेंट इधर आया, जो रिजल्टेंट आता है वही नेट वोल्टेज होता है। बोलो, फिर जो वोल्टेज होता है और करंट होता है उनके बीच में कुछ फेज एंगल होता है फाई, वो फेज एंगल फाई की वैल्यू इस तरीके से निकाल लेते हैं। बोलो, फिर करंट की इक्वेशन लिखना सिखाई। बोलो बेटा, वीएल की इक्वेशन, वीसी की इक्वेशन एंड वीआर की इक्वेशन। क्लियर है? यहां से बेटा एक बात बता दूं, ये जो फेजर है ना तुम ऐसे घुमा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए बेटा एक बात बता दूं मैं तुम्हारे को, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, तुम समझना इस चीज को। ये जो डायग्राम मैंने ऐसे बनाया ना, जनरल बनाया है, तुम इस डायग्राम को पूरा ऐसा घुमा दो। घुमा दिया? अब अगर तुमने इस डायग्राम को पूरा ऐसा घुमा दिया ना, तो पता है क्या करते हैं कुछ बुक्स, इधर ही वी आर ले लेते हैं और इधर ही आई ले लेते हैं। ओमेगा टी जीरो नहीं होगा, ओमेगा फिर ये जो है ओमेगा टी हो जाएगा। अरे इधर ही क्या ले लेंगे? वी आर। और इधर ही क्या ले लेंगे? आई ले लेंगे। समझे कि नहीं समझे आप मेरी बात? और फिर जो है क्या कहते हैं, इधर क्या ले लेंगे? तो ये वोल्टेज की, ये पूरा का पूरा डायग्राम ऐसा घुमा दो आप तो बस। बात इतनी सी। समझे कि नहीं समझे? ये वाला एंगल जो है ना क्या कहते हैं वो हटा देंगे। लेकिन आप, मैं ये कह रहा हूँ बहुत सबसे जनरल केस है ये वाला। आप हमेशा कभी भी फेजर बनाना चालू करो ना, सुनना मेरी बात, कहां से चालू करो? वीआर से। बनाओ एक जनरल एंगल पे वीआर बना दिया, फिर जिधर वीआर है उधर आइए, फिर आई से वीएल पाई/2 आगे, आई से वीसी पाई/2 पीछे। बोलो बेटा, अब इसमें भी देखो एक और बात होती है। मैंने यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर लेके चला? वीएल वीसी से बड़ा है, तो मैंने पता है टेन फाइव के लिए क्या करा? एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था वीसी बड़ा वीएल से, तो ऐसे केस में बेटा एक्सी माइनस एक्सएल बाय आर होता। नहीं समझे? यहाँ पे लिख देता हूं मैं अगले इसमें, इफ वीसी इज ग्रेटर देन, तो क्या होता? करंट। करंट क्या होता? अरे यार मुझे बताओ, वीसी बड़ा है वीएल से, इसका मतलब क्या है? कौन सा कैरेक्टर ज्यादा है? कैपेसिटर का। कौन सा कैरेक्टर ज्यादा है? और कैपेसिटर का कैरेक्टर ज्यादा है तो कैपेसिटर में क्या लीड करता है? करंट। तो यहाँ पे क्या लीड करेगा? तो यहाँ पे क्या जो 10 फाइव क्या आएगा बेटा, यहाँ पे याद रखिएगा, एक्सी माइनस एक्सएल डिवाइडेड बाय आर। क्या बोला? एक्सी माइनस एक्सएल डिवाइडेड बाय आर। इज दैट क्लियर? अब इसमें एक और कंडीशन बैठती है, और वो कंडीशन बैठती है रेजोनेंस की। कौन सी कंडीशन बैठती है बेटा? रेजोनेंस। सर्किट में रेजोनेंस करवाया जाता है, ऐसा बोलते हैं बार बार, सर्किट में रेजोनेंस हो रहा है, इंडक्टर, कैपेसिटर, रसिस्टर। और इस सर्किट में रेजोनेंस की बात होगी, ये बात याद रखना, सीरीज एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस फॉर, सीरीज एलसीआर के लिए ही बात होती है बेटा, है सीरीज एलसीआर सर्किट। कैसी बात हो रही है, क्या बात हो रही है सीरीज एलसीआर सर्किट के अंदर? रेजोनेंस हम बताते हैं, आप कौन बताएगा? हम बताते हैं। एल है, सी है, आर है। जब सर्किट में पोटेंशियल ड्रॉप इंडक्टर पे और कैपेसिटर पे बराबर हो जाता है, क्या हो जाता है? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस। अब हम एक बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ये दोनों हमेशा कैसे रहते हैं बेटा? रहते हैं कि नहीं रहते? अब आप खुद सोचो, जितना वीएल उतना वीसी तो एक दूसरे से कैंसिल होके जीरो। बोलो, कहानी बची सिर्फ वीआर की। कहानी क्या बची? बची कि नहीं बची? मतलब एल और सी का तो अब सर्किट में कोई रोल ही नहीं बचा रेजोनेंस में। बोलो, क्यों रोल नहीं बचा? क्योंकि पोटेंशियल इंडक्टर का कैंसिल हो गया, काय से? पोटेंशियल है ऑफ। बोलो, हो गया कैंसिल, बराबर है ना? तो ये वाली टर्म क्या हो गई? कैंसिल हो गई। वीआर का स्क्वायर का रूट मतलब क्या बेटा? वीआर। वी इक्वल टू वीआर। मतलब बेटा सर्किट में जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा सिर्फ रेसिस्टर पे होगा, रेजोनेंस में। पहला पॉइंट क्या बोला? एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस टोटल पोटेंशियल ड्रॉप ओकर्स एट, कहाँ पे? रेसिस्टर ओनली।
दैट इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू, बोलिए बेटा, वी आर इक्वल टू वी, अरे समझे, वी आर इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू वी आर इक्वल टू वी, समझे आप मेरी बात, क्लियर हो गया? बोलो बेटा लोग, तो क्या बताया मैंने आप लोगों को यहाँ पर, बताइए। जब, देखिए बेटा, पहले एक बात समझ लीजिएगा, जब भी सर्किट में आपको एग्जाम में जो प्रॉब्लम दे दी जाए ना, सीरीज एलसीआर सर्किट की, कौन सी प्रॉब्लम दे दी जाए, सीरीज एलसीआर सर्किट की, तो अभी तक जितनी मैंने आप लोगों को नॉलेज बताई है ना, इसके सिवा और ये इसके बाहर से कुछ भी नहीं लगेगा, ये बात फैक्ट मान लेना, समझ रहे हैं आप मेरी बात? अभी तक जितना पढ़ा है उसके बाहर से कुछ भी नहीं लगेगा, बस रेजोनेंस एक स्पेशल केस हो जाता है, तो क्वेश्चन में सामने वाला रेजोनेंस की बात करेगा, किसकी बात करेगा बेटा, क्वेश्चन में सामने वाला रेजोनेंस की बात करेगा कि रेजोनेंस में ये हो रहा है, समझे कि नहीं समझे आप मेरी बात? बेटा आप ज्वाइन कर लीजिएगा वापस से दोबारा, हो गया ज्वाइन, आवाज आ रही है आपको मेरी? ठीक है, सर्किट में क्या हो रहा है बेटा, रेजोनेंस, रेजोनेंस में क्या हो गया बेटा मुझे बताइए, वीएल किसके बराबर हो गया, वीसी के बराबर हो गया, ठीक है, वीएल सॉरी वी के बराबर हो गया। अब आप एक बात देखना यहाँ पे, मैं इसको अगर थोड़ा और मॉडिफाई करूं तो इसको लिख सकता हूं वीएल को आई इंटू एक्सएल ओम्स लॉ से, और इसको लिख सकता हूं आई इंटू एक्ससी ओम्स लॉ से, बोलो, और आई से आई क्या हो जाएगा बेटा, मतलब क्या हुआ बेटा, एक्सएल बराबर एक्ससी, मतलब क्या हुआ बेटा, एक्सएल बराबर, और एक्सएल की वैल्यू होती है आजकल ओमेगा एल, एक्सी की वैल्यू होती है आजकल ओमेगा सी, ये इधर गया तो ओमेगा का स्क्वायर 1/LC, बोलो, ओमेगा इज इक्वल टू कितना आया, 1/√LC, ये क्या है, ये वह फ्रीक्वेंसी है जिस पर रेजोनेंस हो सकता है। क्या होता है सर रेजोनेंस, रेजोनेंस वही है, सपोज कीजिए आप कोई एफएम चला रहे हैं, ठीक है, और सामने वाला जो है रेडियो स्टेशन से अपनी कोई फ्रीक्वेंसी भेज रहा है 93.5 हर्ट्ज सपोज करो, तो आप अपने सिस्टम की फ्रीक्वेंसी उतनी सेट करोगे जिस, और उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करने की कोशिश करोगे, जब दोनों मैच हो जाएगी सर्किट में रेजोनेंस हो जाएगा, सबसे अच्छी क्वालिटी आएगी, आई ना बात समझ में, कम्युनिकेशन इजी होगा, कम्युनिकेशन ही तो हो रहा है, वो अपने से क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, बस बात ये, वो बोल रहे हैं अपन सुन रहे हैं, अरे बोलो, समझे कि नहीं समझे? तो रेजोनेंस में कम्युनिकेशन बढ़िया हो जाएगा, क्लियर है, क्या हो जाएगा रेजोनेंस में कम्युनिकेशन, कितना बढ़िया होगा सर, कितना बढ़िया होगा, कितना बढ़िया होगा ये पता लगेगा क्वालिटी फैक्टर से, कैसे पता लगेगा, क्वालिटी फैक्टर को आगे सिखाऊंगा, इस पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, आई ना बात समझ, 2-3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, यही बात समझ में, कौन सी फ्रीक्वेंसी है, कौन सी फ्रीक्वेंसी बोलेंगे बेटा इसको अपन, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी बेटा, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, एट विच रेजोनेंस occurs in the circuit, at which resonance occurs in the circuit, समझे आप मेरी बात, क्या है बेटा ये, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, जिस पर क्या हो रहा है बच्चा, जिस पर क्या हो रहा है बेटा, सर्किट में रेजोनेंस हो रहा है, समझे आप, और जब सर्किट में रेजोनेंस होता है तब एक्सएल किसके बराबर हो जाता है, एक्ससी के, समझे, वीएल किसके बराबर हो जाता है, दोनों अपोजिट फेज में होते हैं, मतलब बोल सकता हूं रेजोनेंस में जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो सिर्फ कहां पे होता है, और बेटा सबसे खास बात पता है क्या है, दूसरा पॉइंट अपन अगर यहां पे लिखें तो आप एक बात बताना, एक्सएल भी तो एक्सी से कैंसिल हो जाएगा, एक्सएल बराबर एक्सी है ना, तो सिर्फ जेड किसके बराबर हो जाएगा, अब मुझे एक बात बताना, जेड इज इक्वल टू दिस प्लस समथिंग होता तब ज्यादा होता, अरे बोलो, लेकिन समथिंग तो उड़ गया, कैंसिल हो गया ना, तो बस सिर्फ रेसिस्टर बचा, तो रेजोनेंस में सर्किट में जो भी रेसिस्टेंस होता है, सर्किट का रेसिस्टेंस, वो सिर्फ रेसिस्टर के रेसिस्टेंस के बराबर होता है, क्या बोला बेटा, बोलो, रेजोनेंस में सर्किट में जो भी रेसिस्टेंस होता है वो सिर्फ रेसिस्टर के रेसिस्टेंस के
बराबर होता है, अरे होता है, और सर्किट में मिनिमम रेसिस्टेंस हो जाता है। क्या हो जाता है सर्किट में? तो यहां पर लिखेंगे एट रेजोनेंस। बेटा यहां से प्रॉब्लम आती है इसलिए बार बार बोल रहा हूं, ध्यान देना। एट रेजोनेंस इन सर्किट, इन सर्किट resistance will become minimum। अरे बोलो, will become minimum। और z किसके बराबर हो जाता है? r के। that is, ऐसा होता ना, that is z is equal to। और आप एक बात देखना, गाड़ी चाबी, आप एक बात देखना, अगर सर्किट में रेसिस्टेंस मिनिमम हो गया, क्या मिनिमम हो गया बेटा? सर्किट में क्या मिनिमम हो गया बेटा? सर्किट में अगर रेसिस्टेंस मिनिमम हो गया, इसका मतलब सर्किट में करंट मैक्सिमम हो गया। अरे बोलो, सर्किट में रेसिस्टेंस मिनिमम हो गया, इसका मतलब सर्किट में बेटा क्या? करंट मैक्सिमम हो गया। ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, किसके बीच में? Z है ना, Z मिनिमम हो गया, ये फ्रीक्वेंसी, ये Z और फ्रीक्वेंसी के बीच का, Z और फ्रीक्वेंसी के बीच का, ये वो फ्रीक्वेंसी है बेटा जिसको बोला जाता है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। ये वो फ्रीक्वेंसी है बेटा जिसमें बोला जाता है एक्सएल बराबर एक्ससी। क्या बराबर है? पहले एक्सएल का कैरेक्टर ज्यादा होता है एक्सी से, बाद में एक्सी का कैरेक्टर ज्यादा होता है एक्सएल से, और यहां पर एक्सएल बराबर एक्सी होता है। यहां पर जेड का वैल्यू क्या आता है बेटा? मिनिमम। अरे समझे? दैट इज इक्वल टू आर, दैट इज इक्वल टू, अगर मैं इस आई को हटा देता हूं, सॉरी जेड को हटा देता हूं, यहां से भी जेड हटा दिया, और इसकी जगह वाई एक्सिस पे आई ले लेता हूं। देखो यार, इस ग्राफ में करूं क्या, अगला बनाऊं? अगला बना दूं यार, रोच हो जाएगा, ठीक है, देखना ध्यान से। ग्राफ लिया आई के बीच में और फ्रीक्वेंसी के बीच में, आई के बीच में और रेजोनेंस में क्या होता है? जेड मिनिमम हो जाता है, दैट इज इक्वल टू आर, और जेड मिनिमम हो जाता है तो बेटा करंट मैक्सिमम हो जाता है। तो ग्राफ बेटा ऐसा आ जाएगा, दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट। क्या बेटा? पीक वैल्यू ऑफ। तो कितनी खास बात है आप देखिए, जितना जेड मिनिमम उतना आई मैक्सिमम। बोलो, जितना जेड उतना आई, सही बात है कि नहीं? यहां पर आई मैक्सिमम हो जाता है, आई विल बिकम मैक्सिमम, एंड दैट मैक्सिमम आई इज इक्वल टू कितना बेटा? वी अपॉन आर। खत्म कहानी, वी अपॉन, समझे नहीं समझे? और ये जिस फ्रीक्वेंसी पे होता है उस फ्रीक्वेंसी को कौन सी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं बेटा? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, जिस पर एक्सएल बराबर एक्ससी, जिस पर रेसिस्टेंस मिनिमम और करंट मैक्सिमम। पीक वैल्यू ऑफ करंट। ग्राफ शार्प होते जाएगा, जेड मिनिमम करते जाओ, जेड कम होते जाएगा, मतलब सर्किट का रेसिस्टेंस कम करते जाओ, आई बढ़ते जाएगा, पिकनेस बढ़ते जाएगी। क्या बढ़ते जाएगी? अब सपोज करो एक करंट यहां पर मिला हो किसी फ्रीक्वेंसी पर, ओमेगा 1 पर, न्यू 1 पर, न्यू लिखा है बेटा, न्यू 1 पर कितना बेटा? आई नोट बाय रूट 2। कितना बेटा? और यही करंट आई नोट बाय रूट 2 मुझे एक और बार मिलेगा न्यू 2 पर, मिलेगा नहीं मिलेगा? कहां पर मिलेगा? कहां पर मिलेगा? न्यू 2 पर भी क्या मिला? आई नोट बाय रूट 2। न्यू 1 पे भी क्या मिला? अब एक बात समझना, न्यू 2 माइनस न्यू 1 कहलाएगा डेल्टा न्यू, और ये कहलाएगी बेटा बैंड विड्थ। क्या कहलाएगी? इस पे भी सवाल है, क्या कहलाएगी ये? बैंड विड्थ। क्या कहलाएगी ये? बैंड विड्थ। अब आप मुझे बताइए, सर्किट अच्छा है क्या बैंड विड्थ ज्यादा है तो? देखो, बैंड विड्थ ज्यादा तो ग्राफ ऐसे जाएगा, तो पिकनेस कम होगी, तो आई कम होगा, आई कम होगा तो सर्किट अच्छा थोड़ी ना है। आई कम हो रहा है मतलब आर ज्यादा हो रहा है। अरे बोलो, सर्किट अच्छा कब होगा? जब आर कम होगा, आई ज्यादा होगा, पिकनेस बढ़ेगी, ये पास में आएगा और ये पास में आएगा तो बैंडविड्थ कम होगी। अरे बोलो, मतलब क्वालिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ। बोलो, क्वालिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
तो कितनी सर? इतनी बेटा। क्वालिटी इज इक्वल टू जो भी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एक्सएल डिवाइडेड बाय आर आता है, इज इक्वल टू एक्सी डिवाइडेड बाय आर आता है, बोलो, इज इक्वल टू 1/r इंटू ब्रैकेट में अंडर रूट ऑफ एल बाई सी। याद रहेगा ये क्या है बेटा? क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर। कौन क्या है बेटा? है क्वालिटी फैक्टर, सर्किट की क्वालिटी बताएगा। एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर, चार सामने वाले ने ऑप्शन दे दिए, एल की वैल्यू दे दी, सी की वैल्यू दे दी, आर की वैल्यू दे दी, चेक कर लेना पहले, 2000 के पहले के पीवाईक्यू के अंदर है। एल की वैल्यू, सी की वैल्यू, आर की वैल्यू दे दी। अब सामने वाले ने बोला कि बताइए इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन कम्युनिकेशन के लिए बेस्ट होगा। क्या बोला? तो कम्युनिकेशन के लिए वही बेस्ट होगा जिसमें रेजोनेंस होगा, और जिसमें रेजोनेंस होगा और जिसकी क्यू वैल्यू बहुत अच्छी होगी। तो सामने अपने को क्या निकालना था? इनडायरेक्टली क्यू वैल्यू निकालना था चारों की। उसके पे एक बार पहले भी आया हुआ है, बात आई ना समझ में? क्या निकालना था? क्यू वैल्यू। और क्यू वैल्यू निकाल कर कंपेयर कर लेते, जिसका क्यू वैल्यू ज्यादा, जिसका क्यू वैल्यू ज्यादा वो सर्किट अच्छा कम्युनिकेशन के लिए। अरे समझे कि नहीं समझे आप मेरी बात? तो डायरेक्ट आप इस तरीके से कर सकते हो। इज दैट क्लियर? पूरा आ गया समझ में? अब एक कंसेप्ट और बता देता हूं मैं तुम लोगों को, पावर इन एसी। क्या बच्चा? जी हाँ, ये उतार लीजिए बेटा एक बार, आप लोग उतार लीजिए आप एक बार पूरा, ठीक है? लिखेंगे कैपिटल क्यू इज इक्वल टू 2 पाई पावर स्टोर्ड पर साइकिल डिवाइडेड बाय पावर लॉस पर साइकिल। एक ये वाला फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, ठीक है ना? अच्छा, एक बात और याद होना चाहिए, जैसे कि अभी तुम लोगों को थोड़ी देर पहले बताया मैंने, ये फ्रीक्वेंसी और ये करंट है। तो ग्राफ अगर इस प्रकार से दे दिया है तो इसका मतलब क्या है? ये R1 है, ये R2 है, R3 है, तो R1 R2 R3 के बीच में रिलेशन क्या होगा? R3 बड़ा होगा काय से? R2 से, एंड R2 बड़ा होगा काय से? इसका कारण क्या है? जैसे जैसे रेसिस्टेंस बढ़ेगा ग्राफ नीचे जाएगा, जैसे जैसे रेसिस्टेंस कम होगा ग्राफ ऊपर जाएगा। ये मतलब होता है बेटा इसका। क्लियर है? जैसे जैसे रेसिस्टेंस कम होगा ग्राफ किधर जाएगा? पीक बढ़ेगा करंट का। इज दैट क्लियर? चलो ठीक है, क्या आया समझ में? अब इसके बाद लिखेंगे पावर इन एसी, पावर इन एसी सर्किट, एलसीआर सर्किट, पावर इन एलसीआर सर्किट, पावर इन एलसीआर सर्किट। एल बनाया, सी बनाया, आर बनाया, इस प्रकार से सोर्स बनाया, और ये एल सी एंड आर। एवरेज पावर इज इक्वल टू, याद रखना है आपको, वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाइव होता है, और कोस फाइव जो है वो कहलाता है पावर फैक्टर। क्या कहलाता है? कोस फाइव पावर फैक्टर। कोस फाइव इज इक्वल टू होता है आर बाय जेड। कोस फाइव किसके बराबर होता है? आर बाय जेड के बराबर होता है। याद रहेगा? ये क्या कहलाता है बेटा? पावर फैक्टर। वी आर एम एस को क्या लिख सकता हूँ मैं? तो वी नोट बाई रूट 2। आई आर एम एस को क्या लिख सकता हूँ? आई नोट बाई रूट 2 इंटू कोस फाइव। एवरेज पावर इज इक्वल टू वी नोट आई नोट बाई 2 इंटू कोस फाइव। क्लियर है बेटा? कोस फाइव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर बाय जेड। समझ गए आप मेरी बात? अच्छा, ये जो करंट होता है ना, इसका हमने एक कोस कंपोनेंट ले रखा है। कंपोनेंट लिए यहाँ तो बात ही समझे ना? अगर यही करंट का हम साइन कंपोनेंट लेते हैं, आई साइन फाइव, तो ये कहलाता है वॉटलेस करंट। क्या कहलाता है बेटा? ये वॉटलेस करंट। इज इट क्लियर? आई साइन फाइव क्या कहलाता है बेटा? तो कभी भी अगर कोई सामने वाला
आपसे बोल दे वोटलेस करंट की वैल्यू निकालो तो आप आई साइन फाइन निकाल लेना। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, कुछ बातें इससे रिलेटेड और ये देख लेंगे आप। इससे रिलेटेड बेटा, सपोज करो अगर एलसीआर सर्किट प्योर इंडक्टर है, क्या है बेटा, प्योर इंडक्टर है, तो प्योर इंडक्टर के अंदर कोस फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई 0, पाई 90, पाई कितना हो जाएगा 90, तो कोस फाई कितना हो जाएगा 0, तो पावर कितना आ जाएगा, तो एवरेज पावर इज इक्वल टू 0 प्योर इंडक्टर में। इसी की जगह अगर प्योर कैपेसिटर होता तो क्या होता, प्योर कैपेसिटर में भी एवरेज पावर कितना हो जाएगा 0, पावर ही कंज्यूम नहीं होगा इन दोनों में। लेकिन इसी की जगह दूसरा प्योर रसिस्टर होता, क्या होता बेटा, या फिर सर्किट में रेजोनेंस होता, क्या होता बेटा, क्योंकि बेटा रेजोनेंस में भी तो प्योर रसिस्टर ही बन जाता है एक तरीके से, रेजोनेंस में भी क्या बन जाता है, प्योर रसिस्टर बन जाता है, नहीं बन जाता है। और अगर रेजोनेंस में प्योर रसिस्टर बन जाता है तो ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या होगा बेटा, ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या होगा बेटा, ये जेड भी आर हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, बोलो। तो ऐसे केस में क्या होएगा बेटा, आर इज इक्वल टू जेड कोस फाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। पावर ड्रॉप इज इक्वल टू मैक्सिमम, पावर ड्रॉप इज इक्वल टू मैक्सिमम, समझ गए आप। पावर ड्रॉप क्या हो जाएगा सर्किट के अंदर बेटा, मैक्सिमम, कब, रेजोनेंस में और प्योर रसिस्टर के अंदर। क्लियर है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके क्वेश्चंस करेंगे।